हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है थोड़ा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट दैट इज़ जिसका नाम ही टेक्निकल है बट दैट इज़ बेसिकली टेक्निकल राइटिंग। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस फील्ड में या फिर कोई भी फील्ड में इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में दोस्तों ये एक जो है कॉमन टॉपिक रहता है जो कि एक बेसिकली हमारे पर्सनल ग्रोथ को जो है वो एम्फोसाइज करता है। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ये बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट होता है। सो बेसिकली आज जो है आज की वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं। ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। बेसिकली हमारे पास ये जो है पार्ट 1 वीडियो होने वाला है जिसमें हम जो है राइटिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं। राइटिंग स्किल्स के टाइप्स क्या होती हैं एंड व्हाट आर द टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो भी कोई जिसका भी टेक्निकल राइटिंग एज अ सब्जेक्ट आपके जो है कोर जो है सिलेबस के अंदर है, वो जो है इस बेसिकली वीडियो को देख सकता है। क्या क्या टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो आपको अपनी स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा। दैट इज़ बेसिकली राइटिंग स्किल, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, नरेटिव राइटिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग एंड डिस्कर्सिव राइटिंग क्या होता है, रिफ्लेक्टिव एंड लिटरली जो राइटिंग होता है, रिफ्लेक्टिव अलग राइटिंग होता है, देन लिटरली एंड इवेल्युएटिव राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग हम देखेंगे कि डेफिनेशन, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंड उसके बाद हम अपना वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो टाइप्स ऑफ राइटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, देन हमने देखा आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग एंड लिटरली इवेल्युएटिव राइटिंग। एक एक करके हम सारे राइटिंग्स को समझने वाले हैं, राइट। सॉरी दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि राइटिंग स्किल्स क्या होता है। राइटिंग स्किल बेसिकली हमारा एक जो है एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली इन अ रिटन फॉर्मेट। एंड दीज राइटिंग्स या फिर जो हमारा रिटन फॉर्मेट में हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो एसेंशियल होता है एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्यूरेटली, क्लियरली जो है वो बेसिकली प्रेजेंट करते हैं, है ना, एक्सप्रेस करते हैं एक रिटन फॉर्मेट के अंदर, जिसमें जो है ये एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में, राइट। आरलैंड जो है वो जो लिखा हुआ है, आपको अगर मेमोराइज करना है कि कितने टाइप्स ऑफ राइटिंग होते हैं, तो आर बेसिकली रिफ्लेक्टिव, एल का मतलब लिटरली इवेल्युएटिव, देन आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डिस्कर्सिव, देन नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर हम डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट या इवेंट को, उसको बेसिकली हम जो है एक विविड इमेज की तरह, विविड इमेज क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेज को अगर बेसिकली हम विजुअलाइज करते हैं, जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो एक विविड इमेज हम क्रिएट करते हैं उस पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट या इवेंट का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने सेंसरी डिटेल्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपना इमोशनल टोन दिखाते हैं, है ना, और चीज़ों को, जो सिनेरियोज़ होती हैं, सीन्स होती हैं, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे मान मतलब बेसिकली सेंसरी डिटेल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ गया, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। जैसे अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट डिटेल के अंदर। और सेंसरी डिटेल मतलब हमारा जो 5 सेंसेस होते हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, वो हम जब बेसिकली यूज़ करते हैं तो हम जो है इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के कैटेगरी में डालते हैं। अगर मैं आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बताऊं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, जब भी हमें एक विविड इमेज, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेज बनाना होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट या इवेंट का, उस बेसिकली उसके हिसाब से हम लिखना होता है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम अपनी सेंसरी डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं। सेंसरी डिटेल्स का मतलब होता है 5 सेंसेस हम करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस और वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब भी हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर लिखा हुआ है सनसेट पेंटेड the sky in shades of orange and pink with क्लाउड्स ग्लोइंग लाइक अ कॉटन कैंडी। तो यहाँ पे दोस्तों क्लाउड्स जो हैं वो कॉटन कैंडी की तरह होता है, बट हमने यहाँ पे दर्शाया है, एक विविड पिक्चर, एक विजुअलाइज करवाया है कि भाई कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट एंड जो है बेसिकली बादल जो है बन रहा है। एंड सनसेट को क्योंकि ऑरेंज होता है, बेसिकली वो ऑरेंज एंड पिंक के शेड्स को दर्शा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेज बना लिया ना अपने माइंड में इसको पढ़कर, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो यहाँ पे रीडर को ना बेसिकली हेल्प मिलता है
हेल्प्स द रीडर टू विजुअलाइज द सेंसेस एंड सिनेरियोज, राइट। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक असाइनमेंट लिखा हुआ है, दैट इज़ अ क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजी मार्केट प्लेस। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करेंगे, जैसे द मार्केट प्लेस बसल्स विद द पीपल, लाउड वॉइसेज एंड द अरोमा ऑफ स्पाइसेस एंड स्ट्रीट फूड, ब्राइट स्टॉल्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फैब्रिक्स एड कलर, वाइल वेंडर्स एंड बायर्स बार्गेन नॉइजीली इन द लाइवली क्राउडेड एटमॉस्फियर। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास एक बिजी मार्केट प्लेस को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको बेसिकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के थ्रू बता रहा है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ राइटिंग, जिसका नाम है नरेटिव राइटिंग, है ना। नरेटिव राइटिंग क्या होता है दोस्तों हमारे पास, नरेटिव राइटिंग हमारे पास दोस्तों कभी भी अगर हम एक स्टोरी या फिर एक पास्ट इवेंट को बता रहे होते हैं और जनरली फर्स्ट या थर्ड पर्सन में अगर हम इस राइटिंग को लिख रहे होते हैं तो उसको हम नरेटिव राइटिंग बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, इवेंट, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो है हम डायलॉग जो है इंक्लूड करते हैं इसके साथ, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, नरेटिव राइटिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे जिसे हम एक्सपोजिशन बोलते हैं, फिर एक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास आएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्लॉट बने हमारे स्टोरी के अंदर, फिर क्लाइमैक्स सीन आता है, फिर एक्शन फॉल होगा, बेसिकली हमारे पास स्टोरी जो है वो एंड की तरफ जाएगी एंड लास्टली डिनोमेंट हो जाएगा, दैट इज स्टोरी एंड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्पस क्या होता है नरेटिव राइटिंग का, जब भी हम कभी स्टोरी या फिर रीकाउंटिंग मेमोराइज करते हैं अपने इवेंट को, पुराने इवेंट को, उसको हम नरेटिव राइटिंग बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों कैरेक्टर, प्लॉट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, इवेंट्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ दोस्तों हम डायलॉग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आई स्टिल रिमेंबर द डे आई गॉट माई फर्स्ट बाईसाइकिल, इट वॉज रेड, शाइनी एंड फेल्ट लाइक फ्रीडम ऑन 2 व्हील्स, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पास्ट इवेंट को जो है रिमेंबर कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें डायलॉग और स्टोरी की तरह हम उसको बोल रहे हैं, राइट। जैसे एग्जांपल मैंने और एक लिखा है, जब आप अपनी माशुका से मिले थे, है ना, जब आप पहली बार अपने माशुका से मिले थे तो आपको कितना अच्छा फील हुआ होगा, कितना मज़ा, मतलब ऐसा लग रहा होगा जन्नत की सैर आप कर रहे हो, आप 7वें आसमान में हो, है ना। तो वही चीज़ जो होता है वो नरेटिव राइटिंग होता है, सॉरी वो होता है हमारा नरेटिव राइटिंग। अब दोस्तों नरेटिव राइटिंग में ना हमारे पास टाइप्स ऑफ नरेटिव्स आता है, जिसके अंदर 3 टाइप की नरेटिव्स हमारे पास यहाँ पे होती है। तो जो पहला नरेटिव टाइप होता है दैट इज़ फैबल। फैबल क्या होता है, फैबल दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जब भी हम कभी जो स्टोरी हम लिख रहे हैं या फिर जो स्टोरी नरेट हम कर रहे हैं उसमें अगर कोई मॉरल लेसन हम टीच कर रहे हैं तो उसको बेसिकली हमारे पास जो है फैबल बोलते हैं। जैसे अगर आपने जो टॉर्टोइज और रैबिट वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, तो उसमें हमें क्या, ये एक स्टोरी है ना टॉर्टोइज और रैबिट वाली, तो उसको अगर हम राइट करते हैं तो बेसिकली उससे हमें क्या मॉरल लेसन मिलता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सिमिलरली हमारा सेकंड जो टाइप आता है दैट इज़ बेसिकली एलिगरी। एलिगरी क्या होता है, स्टोरी जो है वो बेसिकली एक टाइप में लिखा होगा बट उसका कुछ अलग मीनिंग, डीपर मीनिंग जो है उसके अंदर छुपा होगा उस इवेंट के अंदर, राइट। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कहानी है जॉर्ज ऑरवेल का, रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, ऑन द सरफेस इट वाज अबाउट एनिमल्स ऑन द फार्म हु रेबेल अगेंस्ट देयर ह्यूमन ओनर, है ना। अब एनिमल्स का एक झुंड है जो कि अपने ह्यूमन ओनर के खिलाफ जो है वो बगावत कर रहा है, बट अंडर, ये तो स्टोरी है, बट अंडरनीथ हमें सबको पता है इट्स एक्चुअली अ पॉलिटिकल एलिगरी विच मीन्स द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट रियल पीपल एंड आइडियाज़ फ्रॉम द हिस्ट्री। इसका मतलब जो यहाँ पे एनिमल्स हैं वो बेसिकली दर्शाया जा रहा है हमारी देश की जनता, एंड यहाँ पे जो है जिसके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर, वो जो है ओनर है, तो यहाँ पे बेसिकली उसका एलिगरी लिया गया, तो इसका मतलब अंदर डीपर मीनिंग छुपा हुआ है, तो उसको हम एलिगरी बोलते हैं। थर्ड कम्स द पैराबल। पैराबल क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी जो कि एक स्पिरिचुअल लेसन या फिर मॉरल हमें सिखाता है। फैबल अगर जो है वो मॉरल या फिर लाइफ लेसन सिखाता है, अगर कोई स्पिरिचुअल लेसन सिखा रहा है तो उसको हम पैराबल बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस जो टेक्स्ट होती है, बाइबल, भगवत गीता, इन सब का आप ले सकते हो एग्जाम्पल। जैसे भगवत गीता में हमें कर्म करना बताया गया है श्री कृष्ण जी ने, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने के लिए बोला है, फल की चिंता करने के लिए नहीं बोला है, और साथ ही साथ भगवान ने ये बोला है कि आपको बिना डरे बिना रुके जो है सिर्फ कर्म करना है, बाकी आपके साथ वो हमेशा रहेंगे। बाइबल में जैसे अगर एक जैसे बुक है पैराबल ऑफ द गुड समरितान, टीचर्स काइंडनेस एंड कंपैशन, है ना, तो वैसे ही जो ये पैराबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, फैबल का मतलब होता है मॉरल लेसन, एलिगरी का मतलब वो छुपा हुआ रीज़न, पॉलिटिक्स जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पैराबल जो होता है वो स्पिरिचुअल लेसन हमारे पास होता है। देन वी कम ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ राइटिंग दैट इज़ कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग दोस्तों क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली जब भी हम एक
कन्विंस करते हैं रीडर को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसको हम बेसिकली दोस्तों क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे दोस्तों हम हैकाथॉन के लिए हैकाथॉन्स में जाते हैं या फिर कोई भी आप एक कॉम्पिटिशन में जाते हो, उसमें अपना आइडिया पिच करते हो। अब जब आइडिया पिच करते हो तो आप चाहते हो आप इस तरीके से अपने आइडिया को पिच करते हो कि जो सामने वाले जजेस बैठे हैं वो आपके आइडिया से जो है वो क्या हो जाए, सहमत हो जाए और मान जाए, राइट। सो उसी चीज़ को यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे आपके पास एविडेंस और रीजनिंग होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए अपने आइडिया को, साथ ही साथ आपको क्लियर ओपिनियन होना चाहिए और काउंटर आर्गूमेंट्स बेसिकली इंक्लूड आपके साथ होना चाहिए। क्लियर ओपिनियन एविडेंस जो है वो शो करने के लिए आपके पास होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल देन ट्रेडिशनल क्लासरूम स्पेशली फॉर द वर्किंग स्टूडेंट्स। आप डेटा दे सकते हो, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग्स, है ना। तो यहाँ पे जैसे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओपिनियन, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब डिस्कर्सिव राइटिंग क्या होता है, बेसिकली दोस्तों अगर हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं मल्टीपल एंगल से, मतलब एक ही टॉपिक को मल्टीपल एंगल्स में जो है बता रहे हैं, यहाँ पे हम उसका प्रोज मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप टोन में अगर हम बता रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लड़ते नहीं है, बेसिकली बैलेंस डिस्कशन अगर हम कर रहे हैं तो उसको डिस्कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वाइल सोशल मीडिया हेल्प्स प्ले पीपल टू स्टे कनेक्टेड, इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट द प्राइवेसी एंड द मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ये बताया गया कि सोशल मीडिया जो है वो पीपल को कनेक्टेड रखता है, इसका मतलब इसका फ़ायदा बताया गया है, साथ ही साथ प्रोज बता दिया, तो साथ साथ कॉन्स भी बता रहे हैं कि भाई इसका जो है प्राइवेसी का इशू होता है और मेंटल हेल्थ का इशू होता है। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों जब हम बताते हैं तो मल्टीपल एंगल्स हम शो कर रहे हैं एक ही पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लोर करके, तो उसको हम डिस्कसिव राइटिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम डिस्कसिव राइटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्कसिव राइटिंग में नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, ओपिनियन एंड वोकैबुलरी हमारा बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चर्ड और प्लान होना चाहिए। अब डिस्कसिव राइटिंग जो है बेसिकली वो हमारे जो रीडर होता है उसको एजुकेट करता है बाय क्योंकि हम उसको प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं तो वो एजुकेट हो रहा है। और इसमें जो हमारे पास जो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होता है उसमें हम एक कन्विंसिंग अप्रोच रखते हैं और ये जो रीडर है उसको बेसिकली कन्विंस करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नाउ ये हमारे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो कि नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ओपिनियन, वोकैबुलरी होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक सवाल हम देखेंगे कि भाई क्या है, यहाँ पे आप ये लोग ट्राई कर सकते हो कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग हम कैसे लिखें। इन द एज ऑफ डिजिटल स्ट्रीमिंग आर मूवी थिएटर स्टिल रेलेवेंट, है ना दोस्तों। यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग मतलब हम कन्विंस करेंगे कि भाई जो मूवी थिएटर्स है वो आज भी रेलेवेंट है। कैसे करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी, बट थिएटर जो है वो यूनिक सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देता है जो कि कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता घर के अंदर। साथ में स्क्रीन सराउंड साउंड देता है, थ्रिल ऑफ द वॉचिंग जो है मूवी देता है, साथ में जो फिल्म इंडस्ट्री जो है उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। तो हमने क्या किया, एक चीज़ पे उसको कन्विंस करने की कोशिश करी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में, दैट इज़ कॉल्ड हमारे पास रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग दोस्तों जब भी हम किसी अपने पर्सनल टोन में बात करते हैं या फिर एक बेसिकली हम डीपली एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जो है एक्सप्लेन करते हैं या फिर बताते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन के हिसाब से हम जो है यहाँ पे बातों को बताते हैं, सेल्फ लर्निंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, अपने ग्रोथ को या फिर चेंज जो मेरे अंदर आया उसको हम बताते हैं। जनरली ये जो है जर्नल्स और पोर्टफोलियोज़ में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीपली जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस को बताता है, पर्सनल टोन रहता है, फोकस ऑन ग्रोथ एंड चेंज मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल जैसे वर्किंग ऑन द ग्रुप प्रोजेक्ट टॉट मी द वैल्यू ऑफ लिसनिंग टू अदर्स एंड मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास ग्रुप प्रोजेक्ट में उसने काम किया और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसने क्या सीखा, है ना, क्या ग्रोथ या क्या चेंज उसके अंदर आया। तो वो जो है हमारा रिफ्लेक्टिव राइटिंग होता है। यहाँ पे आप एक ऐसे लिख सकते हो, राइट अ रिफ्लेक्टिव ऐसे ऑन नेविगेटिंग थ्रू योर पर्सनल फर्स्ट सेमेस्टर इन कॉलेज। आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो कि आपने फर्स्ट क्या क्या नया सीखा, क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए जब आप पहली बार कॉलेज गए। तो पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो जिससे आपका यहाँ पे नॉलेज बढ़ सके। नाउ वी हैव द लास्ट राइटिंग टेक्निक, दैट इज़ बेसिकली लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट, क्योंकि उसके बाद टेक्निकल राइटिंग आ जाएगा। तो अब जो है हम लिटरली इवैल्यूएटिव राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिटरली इवैल्यूएटिव दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना है, लिटरली एंड इवैल्यूएटिव। लिटरली जो है वो अलग राइटिंग होता है, दैट इज़ बेसिकली जब हम अपने
आइडियाज़ को जो है वो आर्टिस्टिकली जो है एक्सप्रेस करते हैं फिक्शन, स्टोरी, ड्रामा के थ्रू, क्रिएटिव लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम लिटरली राइटिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम सिमिली, मेटाफोरी, जो लिटरली डिवाइसेस होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड इन कॉन्ट्रास्ट जो इवैल्यूएटिव होता है दोस्तों, वो जो है बेसिकली हमारे पास किसी चीज़ को अगर हम जज कर रहे हैं, किसी वैल्यू को, जैसे किसी बुक या मूवी, किसी प्रोडक्ट को अगर हम जज कर रहे हैं, उसका वैल्यू रिव्यू कर रहे हैं उसको, या फिर क्लियर क्राइटेरिया ऑफ द जजमेंट हम दे रहे हैं, तो उसको हम इवैल्यूएटिव राइटिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो कि एक्सप्रेस करते हैं हम अपने आर्टिस्टिकली किसी चीज़ आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू फिक्शन, पोइट्री और ड्रामा, तो उसको लिटरली राइटिंग बोलते हैं। क्रिएटिव लैंग्वेज होता है, यहाँ पे लिटरली डिवाइसेस यूज़ होती है, डैट इज़ मेटाफॉर, सिमिली, सिम्बोलिज्म एटसेट्रा। एग्जाम्पल जैसे हर हार्ट वॉज लॉक डोर एंड एवरी स्माइल वॉज अ की दैट डिडंट फिट। इसका मतलब जैसे दोस्तों आपकी जो माशूका है उसको आप बेसिकली उसका जो है उसके दिल में ताला पड़ चुका है, जितनी बार आप उसको देखते हो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि वो बेकार हो चुका है सब कुछ, क्योंकि आप जो है अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर करके थक चुके हो, स्माइल देते देते थक चुके हो, बट फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इग्नोरेंस एट द पीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपना आइडियाज आर्टिस्टिकली क्रिएटिव तरीके से जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसको लिटरली राइटिंग बोलते हैं। देन आता है इवैल्यूएटिव राइटिंग। इसमें दोस्तों हम किसी चीज़ की वैल्यू को जज करते हैं, जैसे बुक का या फिर मूवी का या प्रोडक्ट का एटसेट्रा। इसमें क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए, जजमेंट का बैलेंस एनालिसिस होना चाहिए, और रिकमेंडेशन हम देते हैं। जैसे द फिल्म विजुअल्स वर स्टनिंग बट द प्लॉट लैक्ड डेप्थ, मेकिंग इट विजुअली रिच बट इमोशनली वीक एक्सपीरियंस। इसका मतलब मैंने मूवी का रिव्यू दिया है ना, तो बेसिकली आज ही सुबह जो है मेरे दोस्त ने मेरे को आज मूवी का रिव्यू दिया, मेराई करके मूवी आई है, तो उसका रिव्यू मेरे को वो दे रहा था कि भाई मूवी जो बढ़िया है, लास्ट सीन तो सही है, बट जो है बीच में इन्होंने प्लॉट बेकार कर दिया, इतने अच्छी खास नहीं। इससे अच्छा जो है वो हनुमान वाली मूवी जो है ज़्यादा अच्छी थी। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इवैल्यूएटिव राइटिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को अगर रेकमेंड कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में जजमेंट पास कर रहे हैं, तो उसको हम इवैल्यूएटिव राइटिंग बोलते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे एक सवाल है कि इवैल्यूएटिव राइटिंग कैसे हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। आप पढ़ के, मैंने इसका आंसर यहाँ पे डाल रखा है, तो आप ऑफकोर्स इसके साथ गो थ्रू कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट है कि जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है वो हमारा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, बट अगर आप बेसिकली नरेटिव और रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बात करो तो वो रिपोर्ट्स में या फिर मिनट्स ऑफ मिनट्स जो मीटिंग्स होती है उसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, राइट। नाउ वी विल हैव आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, डैट इज़ बेसिकली, यहाँ पे दोस्तों मैंने डाल दिया है सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे जो 7 तरीके के हैं उसमें से 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 जो है वो अभी हम करने वाले हैं। अब राइटिंग स्किल में क्या क्या चाहिए होता है, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कोहेरेंस, कंसाइजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको पता ही होगा, तो उसमें मैं जा नहीं रहा, बिकॉज ये सारी जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंसेप्ट्स होती हैं। हम जो है अब आगे बढ़ेंगे और सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द 7th टाइप ऑफ राइटिंग, क्योंकि अभी तक हमने सारा पढ़ लिया है। अब जो है हम पढ़ेंगे टेक्निकल राइटिंग क्या होता है। दोस्तों टेक्निकल राइटिंग जो है वो एक टाइप ऑफ राइटिंग है जो कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को क्लियरली और सिंपली जो है बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, और ये एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स में ज़्यादातर टाइम यूज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्लियर और सिंपल कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को लिखने की कोशिश करते हैं कंसाइज वे में। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक्स प्रोफेशनल यूसेज में जो है जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और गाइड करते हैं रीडर को कि आपको पढ़ना क्या है, पर्पस क्या है, वो बेसिकली हम बताते हैं। कॉमन मैनुअल्स या फिर आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैनुअल, रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन वगैरह में, डॉक्यूमेंटेशन में टेक्निकल राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो, उसको मैं एक्सप्लेन। बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑडियंस क्या चाहता है उसको हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमें लिखना चाहिए, जिससे जो है उनको फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, टेक्निकल राइटिंग के, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, सबसे पहला चीज़ जो है वो एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक गोल ओरिएंटेड होकर जो है डील करता है टेक्निकल राइटिंग। सेकंड जो है वो एड्रेस करता है स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को, ऑडियंस ओरिएंटेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब लैंग्वेज जो है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ओरिएंटेड होता है, जो टारगेट ग्रुप है, जो लैंग्वेज वो बेसिकली चाहती है उस हिसाब से हम उसको लिखते हैं। राइट अप जो है वो हमारे पास इलस्ट्रेशन, फोटोग्राफ्स के थ्रू हम जो है एक विजुअल ग्राफिक्स हम जो है यहाँ पे देते हैं रीडर को, जिससे उनका फ़ायदा हो सके, और प्रेजेंट करते हैं बहुत ही अट्रैक्टिवली। नीड क्या है टेक्निकल राइटिंग का, टाइम कंस्ट्रेंट, जिससे टाइम बचे। लो अटेंशन स्पैन होता है लोगों का, तो वो थोड़ा सा हमें अगर डील करना है तो। डिफरेंट रीडिंग स्टाइल्स हर चीज़ का होता है, उस वजह से स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, एंड ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं।
हैं। कैसे डिफरेंट है? क्लैरिटी, प्रिसीजन, पर्पस, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। क्योंकि टेक्निकल राइटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लैरिटी होती है क्योंकि हम उसको सिंपल वे में लिख रहे हैं। प्रिसीजन, पर्पस, एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव राइटिंग यहाँ पे होता है। अब प्रिंसिपल्स क्या होती हैं हमारे टेक्निकल राइटिंग के अंदर? दैट इज़ बेसिकली क्वालिटी ऑफ द कंटेंट क्या है, टारगेट ऑडियंस हमारे पास दोस्तों कौन कौन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, पर्पस क्या है लिखने का, एक्सेसिबिलिटी कितनी है उस जो डॉक्यूमेंट की लोगों के साथ, कितना फ़ायदा उनका हो सकता है, राइटिंग स्टाइल, स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फिर मीडियम क्या है जिसके थ्रू हम ये राइटिंग जो है वो प्रपोज कर रहे हैं लोगों के साथ। एंड साथ ही साथ हम जो है कौन सी इंडस्ट्री जो है वो टेक्निकल राइटिंग जो है वो रिक्वायर करती है। IT इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हैवी मशीनरी सर्विसेज जो हैं वो कंपनीज़ होंगी, एविएशन एरोस्पेस वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो टारगेट करती है टेक्निकल राइटिंग्स को। अब टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग दोस्तों हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें दोस्तों हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने के लिए हम जो है एक गाइड प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को। इसमें जो है यूज़र मैनुअल, आपने देखा होगा कि बजाज का अगर ग्राइंडर आता है तो उसमें यूज़र मैनुअल होता है, तो वो चीज़ जो है वो एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फिर टेक्निकल रिपोर्ट्स आता है, दैट इज़ प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स, रिसर्च और रिजल्ट सिस्टमेटिकली, तो इसमें लैब रिपोर्ट्स या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं। टेक्निकल प्रपोजल, कोई भी बिजनेस या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रपोजल जो हमें बोलते हैं, कोई आइडिया को हमने एक्सेप्ट किया या फिर कुछ बेसिकली अप्रूव किया है। देन आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOPs, जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी टास्क को करने के लिए, जिसमें सेफ्टी गाइडलाइंस या फिर बेसिकली हमारा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस होता है, जो कि FSSAI या फिर जो भी हमारे ऐसे जो ब्रांचेज़ हैं या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करती हैं। केस स्टडीज़, जहाँ कि हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और आउटकम्स बताते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का सक्सेस स्टोरी, बिजनेस का सक्सेस स्टोरी, ये सारी चीज़ें होगी। देन आता है टेक्निकल एसेज एंड आर्टिकल्स, जिसमें हम अपने टेक्निकल कंसेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन करते हैं सिंप्लीफाई तरीके से। देन हमारे पास आता है उसका बेसिकली जैसे ब्लॉग्स हो गया या मैगजीन आर्टिकल्स हो गया। वाइट पेपर्स, जैसे मान लो रिसर्च बीट आर्गूमेंट्स अगर हम दोस्तों करते हैं, प्रपोज करते हैं किसी चीज़ का टेक्निकल कंसेप्ट के थ्रू, तो उसको जो है जैसे ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन अगर हम बता रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें, तो वो हमारे पास यहाँ पे आती हैं। देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे हम दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स को बताते हैं, जैसे कैटलॉग्स या फिर टेक्निकल डेटा शीट्स। API डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे हम दोस्तों डेवलपर जो है इंटीग्रेट करती है API सॉफ्टवेयर, कोई भी API आता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आता है कि इस API को किस वजह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस बेसिकली डेटा को फेच करने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे REST API के डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का जो डॉक्यूमेंटेशन यूज़र गाइड होता है। इंस्ट्रक्शनल एंड डिज़ाइन ट्रेनिंग मटेरियल हमारे पास यहाँ पे होता है, जिसमें हम दोस्तों यूज़र को एजुकेट करते हैं, एम्प्लॉय को एजुकेट करते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करके, जैसे लर्निंग मॉड्यूल्स या फिर ट्रेनिंग हैंडबुक्स, है ना। तो ये कुछ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको याद रखने बोलूँगा क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों टेक्निकल राइटिंग के अंदर। सबसे पहली बात तो पुअरली डिफाइंड टॉपिक्स, है ना। टॉपिक्स को आपको क्लियरली डिफाइन करना है, कंसाइज वे में, करेक्ट वे में। बिग वर्ड्स या फिर लेंदी सेंटेंस कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है। आपको पॉइंट वाइज और स्ट्रक्चर्ड कंसाइज वे में करेक्ट क्लैरिटी के साथ रखना है। स्कैटर्ड फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट ना हो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, वो बेकार लगता है पढ़ने में। इनकन्सिस्टेंट टोन नहीं होना चाहिए और इनएडुकेट मतलब गलत कंटेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी यूज़र मैनुअल की जगह आपने रिसर्च पेपर दे दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, जिस चीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, उसी हिसाब से हमारा जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कैसे हम एक टेक्निकल राइटर, गुड टेक्निकल राइटिंग हो सकते हैं? सबसे पहले आप रूल्स को फॉलो करो, दैट इज़ कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, स्पेसिफाई करना है, वो सारी चीज़ें। फ्रेम और आउटलाइन का इस्तेमाल करो, सिलेक्शन करो कौन सा कंटेंट आपको डालना है आपके राइटिंग के अंदर। ऐसा नहीं कि भाई भर दिया एकदम, है ना। एक्शन वर्ड्स और जो है यूज़ करो जो कि ज़्यादा जो है लोगों को या फिर ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट कर पाए। पेशेंस एंड परसिवरेंस एंड अवॉइड हेजिटेशन, ठीक है। ये कुछ टूल्स हैं जहाँ पे आप टेक्निकल राइटिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पास गूगल डॉक्स हो गया, स्नैगिट हो गया, स्क्रीन कैप्चर एंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है ये। माइक्रोसॉफ्ट विजियो, एडोबी, फोटोशॉप, मैटकैप, फ्लेयर होता है जो कि आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली डॉक्यूमेंट क्रिएशन में यूज़ कर सकते हो। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस भी है वर्डप्रेस। ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो ब्लॉग वगैरह है वो हमारे पास क्रिएट करने में यूज़ होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की है वो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको यहाँ पे मैंने इस PPT में डाल दिया है।
जहाँ पे मैंने जो भी अभी तक एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, आर्गुमेंटेटिव, डिस्कर्सिव, फिर आता है फैबल क्या होता है, पैराबल क्या होता है, एलिगरी क्या होता है ना, लिटरली एवैल्यूटिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग, है ना, एंड देन टेक्निकल राइटिंग जो मैंने आपको अभी समझाया, वो सारी चीज़ें, टूल्स, टेक्नोलॉजी, जो भी मैंने लिखा है वो जो मैंने आपको बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया, उसको मैंने यहाँ पे कलरफुल नोट्स, ये थोड़ा हैंड रिटन है तो वो भी मैंने यहाँ पे इसी पीपीटी के अंदर ऐड कर दिया है, तो वो जो है दोस्तों आप एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, ये था हमारा पूरा जो है टेक्निकल राइटिंग का पहला यूनिट, टेक्निकल राइटिंग का पहला यूनिट, जिसमें हमने जो है कवर किया है कि ये टाइप ऑफ राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, डिस्कर्सिव, रिफ्लेक्टिव एंड लिटरेरी इवैल्यूएटिव राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या होता है वो भी हमने देखा है। सो दैट्स ऑल कि ये जो है हमारा पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में जो है दोस्तों हम टेक्निकल राइटिंग के कुछ और टेक्निकल राइटिंग जो प्रोसेस होता है, जिसमें हम कैसे राइटिंग करते हैं, राइटिंग स्टेज, प्री राइटिंग स्टेज, ये सारी चीज़ें, रिसर्चिंग, समराइजिंग जो कंसेप्ट्स होते हैं वो क्या होती हैं, आउटलाइनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो वो जो है पार्ट 2 होगा हमारे वीडियो का। अभी वाला जो है ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स क्या होता है और टेक्निकल राइटिंग क्या होता है उसके बारे में हमने समझा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अपने सेमेस्टर में जो हेल्प मेरे एंड से चाहिए है वो मैं आपको दे पा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो के थ्रू एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है ना। सो अगर आपको दोस्तों इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला और आपको अच्छा लगा और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इससे मदद हुई, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करिए, अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर कोई भी आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ आपको चीज़ बतानी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के नीचे, राइट। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में और सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 का टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट के अंदर। इससे पहले पार्ट 1 में हमने राइटिंग स्किल्स क्या होती है वो देखा था, टेक्निकल राइटिंग क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था, है ना। तो टेक्निकल राइटिंग का हम ये जो है एक्सटेंशन है बेसिकली सब्जेक्ट का, टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट का ये एक्सटेंशन है जो कि सेमेस्टर ओरिएंटेड होके हम इस वीडियोज़ में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में राइटिंग स्किल्स क्या होता है, डेट इज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में जो है हम टेक्निकल राइटिंग स्पेसिफिक होके समराइजेशन, रिसर्च क्या होता है ना, और बाकी राइटिंग के जो है प्रोसेस क्या होती है, प्री राइटिंग स्टेज, राइटिंग स्टेज, तो ये जो है टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम कवर करने वाले हैं। प्री राइटिंग स्टेज क्या होता है, राइटिंग स्टेज क्या होता है, पोस्ट राइटिंग स्टेज क्या होता है, टेक्निकल राइटिंग के स्किल्स डेट इज़ रिसर्चिंग, समराइजिंग, आउटलाइनिंग, विजुअल एड्स, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, इन सब का और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हम कवर करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, टेक्निकल राइटिंग कुछ नहीं होता, क्लियर एक्यूरेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, लाइक रिपोर्ट्स, मैनुअल्स और इंस्ट्रक्शंस। और ये जो है कम्युनिकेटिंग जो है इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने का बेसिकली एक उसमें फोकस करता है स्पेसिफिक ऑडियंस को। जो कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई बिगिनर हो सकता है, बट हाँ स्पेसिफिक ऑडियंस को जब भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हैं एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स बना के, तो उसको हम टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं, राइट। सो कैसे हम इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग बेसिकली कर सकते हैं। अब जो बेसिकली पहली बात तो ये, गुड टेक्निकल राइटिंग, अगर हम गुड टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं तो वो रीडर्स का जो नीड्स है उसको पूरा करेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और अटेंशन ग्रैब कर सकता है, ठीक है। उसमें हम सिंपल वर्ड्स, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखने की कोशिश करेंगे, फालतू की जो है फालतू की बातें ना करके, ठीक है। तो इफेक्टिव राइटिंग के लिए सबसे जो कुछ की पॉइंट्स है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ बेसिकली हमारे पास ऑडियंस को समझना, मीट द ऑडियंस रिक्वायरमेंट। ऐसा हम कंटेंट को टेलर करें जिससे भाई कोई भी अगर वो पढ़ रहा है तो एक्सपर्ट जो है वो नीड बेसिकली टेक्निकल इन्फो चाहिए होता है तो उसके लिए ठीक है। बिगिनर्स को बेसिकली सिंपल्स और बेसिक्स पसंद है तो उसके हिसाब से लिखेंगे। एक्सपर्ट को जो है वो टेक्निकल डिटेल्ड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो उसको उस हिसाब से लिखेंगे। तो कंटेंट को उस तरीके से हम बनाएंगे अपने राइटिंग को, जैसे हर एक ऑडियंस जो है बेसिकली जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को वो जो है फुलफिल कर पाए, ठीक है। टेक्निकल जार्गन्स, फैंसी टेक्निकल टर्म्स को जो है हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको क्या पता समझ में ना आ पाए, है ना। तो वो चीज़ हो गया। फिर आता है ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर लॉजिकली। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे
एक जो हमारा राइटिंग हम लिख रहे हैं उसको एक स्टोरी की तरह हम लिखेंगे, जिसमें पहला बिगिनिंग होगा जिसमें हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मिडिल होगा दैट इज़ मेन डिटेल्स हम वहाँ पे देंगे, फिर एंड में हम एक समरी या फिर एक्शन देंगे, हेडिंग्स, लिस्ट और ट्रांजिशंस को एक स्मूथ फ्लो के साथ जो है प्रेजेंट करेंगे अपने राइटअप में, ठीक है। तो ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करेंगे। फिर हम अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी को दोस्तों हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसमें हम सिंपल वर्ड्स को यूज़ करेंगे जिससे ब्रॉड ऑडियंस जो है वो चीज़ समझ पाए। टेक्निकल टर्म्स उन्हीं को या उतना ही हम डालेंगे अपने राइटिंग में जितना नेसेसरी है और उनको डिफाइन कर देंगे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम अपना प्रिसाइज लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। देन आता है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड यूज़ ऑफ क्लियर लैंग्वेज, जिसमें दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि द जाइंट प्लांट कोलैप्स। इसे समझ नहीं आ रहा जाइंट प्लांट कौन सा, डैमेजिंग मैनी बिल्डिंग्स, है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, डज द प्लांट मीन फैक्ट्री और अ ट्री, है ना। प्लांट का मतलब एक फैक्ट्री है या फिर ट्री है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा वर्ड को कट करेंगे। द बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है या फिर क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्लियर लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जैसे द फैक्ट्री कोलैप्स्ड एंड डैमेज्ड बिल्डिंग्स, है ना। फैक्ट्री कोलैप्स हुआ, बिल्डिंग को डैमेज किया, इंस्टेड ऑफ वर्डी वर्जन्स, है ना। इसको हम शॉर्ट रखेंगे, पॉजिटिव न्यूट्रल रखेंगे और स्टीरियोटाइप्स, इमोशंस और बाइस को जो है वो हम यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इफेक्टिव राइटिंग का जो है कुछ बेसिकली कंसेप्ट्स, ठीक है। अब राइटिंग के प्रोसेसेस में दोस्तों 3 टाइप की प्रोसेस में आता है, दैट इज़ प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। प्री राइटिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं दिस स्टेज जो है, इसमें हम दोस्तों प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। अगर मैं एक वर्ड में आपको बेसिकली एक लाइन में आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे प्री राइटिंग इज अ स्टेज इन विच हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो आइडियाज़ को डेवलप करने के बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती हैं। ऑडियंस को रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे पर्पस एंड स्कोप, ठीक है, कि बेसिकली गोल ऑफ द राइटिंग, क्या मेरा गोल है, सॉल्व अ प्रॉब्लम, या फिर बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, या फिर रीडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। तो इसमें 2 टाइप की चीज़ें आती है, दैट इज़ राइटर्स पर्पस, जो कि पर्सनल या फिर प्रोफेशनल गोल कोई भी राइटर है वो अपना लिखता है। रीडर्स पर्पस कि वाई वो बेसिकली वो चीज़ पढ़ रहा है, द रिपोर्ट, बेसिकली मेरे को, मैं ये रिपोर्ट पढ़ के मेरा क्या फ़ायदा हो। जैसे दोस्तों आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका मेरा वीडियो देखने के बाद आपका जो है सेमेस्टर में फ़ायदा हो रहा है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, है ना। तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पर्पस, रीडर्स का पर्पस। अब राइटर का मतलब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो पीयर ग्रुप है, जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं सारे, उनका फ़ायदा हो सके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो उसको हम बेसिकली पर्पस को बेसिकली जानना बोलते हैं। स्कोप क्या होता है, हाउ डीप और ब्रॉड द कवरेज इज़, कितना हम उस राइटिंग में या फिर बेसिकली उस राइटअप में क्या कितना हम कवर कर रहे हैं, कवरेज क्या है, कि एक बेसिकली ईयर का डेटा को हम कवर करके लिख रहे हैं, या फिर एक बेसिकली हम डिकेड का डेटा जो है वो कवर करके लिख रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे हम सिलेबस ओरिएंटेड होकर जितना सिलेबस में है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है हमारे पास स्कोप हो गया हमारे राइटिंग का, राइट। देन आता है दोस्तों ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम ये नहीं जानेंगे कि ऑडियंस को क्या चाहिए है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें लिखना क्या है, या फिर किसके लिए हम लिख रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो तो पर्पस पता चल गया, किसके लिए लिख रहे हैं वो दैट इज़ बेसिकली ऑडियंस का एनालिसिस, ठीक है। उनके नीड्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो एक्सपर्ट हैं कि नहीं, या फिर वो नॉन एक्सपर्ट हैं, या फिर नॉन स्पेशलिस्ट हैं। मिक्स्ड ऑडियंस, बेसिकली एक्सपर्ट जो है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे मैनेजर वगैरह, तो वो इन डेप्थ डिटेल चाहिए उनको चाहिए होता है इम्प्लीमेंटेशन का। अब जैसे नॉन स्पेशलिस्ट हैं, उनको जनरल रीडर्स होते हैं, उनको बेसिक नॉलेज और सिंपल जो है राइटिंग चाहिए होता है। मिक्स्ड ऑडियंस बेसिकली वो बेसिक्स होते हैं बिगिनर्स के लिए, और हमें फ्लफ़ी वर्ड्स जो होती हैं फालतू की, जो हम ब्लफ करते रहते हैं, उसको हमें हटाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको समझाने के लिए, है ना। तो हमें वो ऑडियंस को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट है कि हमें वो चीज़, जैसे मिक्स्ड ऑडियंस मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स को ऐड करेंगे और बेसिकली अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा देंगे, जिससे एक इम्पैक्ट सेट हो पाए। तो यही मैंने आपको बोला, डॉक्यूमेंट जो रीडर्स हैं, हु आर द रीडर्स, व्हाट द रीडर्स रीड और नो, एंड व्हाट द रीडर्स विल डू विद दिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट द रीडर्स नीड टू नो, है ना। तो ये 4 चीज़ें जो है वो ऑडियंस एनालिसिस, बेसिकली ऑडियंस एनालिसिस में इंपॉर्टेंट होता है, राइट। देन आता है हमारे पास दोस्तों
जनरेट आइडिया, मैं पहले और एक एक्सप्लेन करता हूँ। जनरेट आइडियाज़ है ना, तो ये आप दोस्तों नोट्स में लिख दीजिए कि बेसिकली टेक्निक होता है जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। इसका मतलब फ्री फ्लो थॉट्स करते हैं, हम लिस्टिंग करते हैं पॉइंट्स को एंड क्लस्टरिंग करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास माइंड मैपिंग हो गया या फिर विजुअली हम कुछ बातें कर रहे हैं, है ना, अपने आइडियाज़ को नैरो डाउन करते हैं लिखने के लिए। फिर आता है हमारा रिसर्च। रिसर्च दोस्तों एक मेजर ऑनगोइंग पार्ट है जिसमें हम फैक्ट्स और आइडियाज़ को मल्टीपल सोर्सेज से बेसिकली कलेक्ट करते हैं और उन आइडियाज़ या जो हमने कनेक्ट किया है ऑथेंटिक सोर्सेस में से, उनमें हम रिलायबल आइडियाज़ को अपने आइडिया में कैसे जो है फिट कर सकते हैं उसको हम देखते हैं, है ना। तो इसमें प्राइमरी सोर्सेस होता है जहाँ पे हम ओरिजिनल डेटा को जो है सर्वेस के थ्रू जो है वो हमारे पास हम लाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि हमारे पास अदर्स के वर्क को हम आर्टिकल्स या इन सब चीज़ों को हम जो है रिसर्च में यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि भाई हम अपने जो सोर्सेज हैं जहाँ से हम ले रहे हैं उसको साइट करना चाहिए। अब साइट से हमारा याद आया कि बेसिकली प्लैगरिज्म दोस्तों क्या होता है कि हम जो है किसी और का आइडिया या फिर वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बिना क्रेडिट दिए। तो ये एक एथिकल इशू है। इसमें बेसिकली टाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉपिंग, है ना, हम डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं, साइटेशन उनका नहीं देते, कॉपी कर लेते हैं उनके कोड्स को। पैराफ्रेजिंग करते हैं उन्हीं के कंटेंट को और उनको क्रेडिट नहीं देते। पैराफ्रेजिंग का मतलब हमने उनका कॉपी बेसिकली किया और दूसरी तरीके से थोड़ा लिख दिया उसको बना के, है ना, उसको घुमा फिरा के लिख दिया, तो वही सेम चीज़ है, हमने क्रेडिट नहीं दिया। उनके आइडियाज़ को अपने आइडिया बोल के हमने यूज़ कर लिया और फिर हमने उनको अवॉइड किया। बेसिकली किसी का आइडिया हमने अगर लिया है तो उनको कोट करना हमने नहीं किया, साइटिंग करना नहीं किया। तो साइटेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी का भी आप आइडिया या फिर किसी का भी आप दोस्तों डेटा आप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आपके राइटिंग में तो आपको हमेशा उनको क्रेडिट या फिर साइटेशन देना चाहिए। देना नहीं, बेसिकली आपको देना ही चाहिए, वो कंपलसरी है, तभी जाके जो है आप एक अच्छा रिसर्च लिख पाओगे, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ लिखी हुई है। आइडियाज़ क्या है हमारे पास यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लिस्टिंग करते हैं हम, है ना, और डेटा सोर्स जो है वो ऑथेंटिक हो। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। अब आता है दोस्तों आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन इज बेसिकली अ सिंपल फ्रेमवर्क ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सारे फुल सेंटेंसेस नहीं होता, बट एक बेसिकली वर्ड्स और फ्रेजेस होता है जो कि स्ट्रक्चर और फ्लो को जो है वो गाइड करता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? ये दोस्तों हमारे आइडियाज़ को नैरो डाउन कर देता है, लॉजिक को इंश्योर करता है और बेसिकली ये इट प्रिवेंट्स रैम्बलिंग। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे होता है आउटलाइन का मतलब। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं यहाँ पे? नैरेटिव और क्रोनोलॉजिकल होता है। स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन में दोस्तों हम लिखते हैं। डिडक्टिव बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिक, स्टार्ट विद द मेन आइडिया। हम एक मेन आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली उसको जनरल से स्पेसिफिक जाना हमारे पास बोलते हैं डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल कंक्लूजन तक जाना, तो वो हम यहाँ पे आउटलाइन में ऐड करते हैं। स्पेशल बेसिकली लोकेशन या फिर लेआउट को अगर हम लिखते हैं तो उसको स्पेशल हम यहाँ पे बोलते हैं। एम्पैथेटिक बेसिकली इंपॉर्टेंस के थ्रू, मोस्ट क्रिटिकल को हम पहले लिखेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखा, फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको नीचे हमने बेसिकली लिखा, बाद में लिखा, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है। अब रूल्स फॉर अ गुड, बेसिकली अगर हम देखा हूँ मैं आपको, अच्छा एक आउटलाइन बनाने के लिए हमें एक पैरेलल ग्रामर यूज़ करना चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। पैरेलल ग्रामर बेसिकली सेल्स, यहाँ पे आपको लिखा होगा प्रमोशन सेल्स, है ना, प्रमोट सेल्स, वो गलत है, हमें सेल्स प्रमोशन लिखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें पैरेलल ग्रामर का इस्तेमाल करना चाहिए। इक्वल लेवल हेडिंग्स हम यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इक्वल आइडियाज सेम लेवल में होने चाहिए, है ना। ग्रुप्स जैसे बेसिकली एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन जो है वो एक साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज अलग अलग है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज जो लिमिटेशंस है उसको हमने साथ में कर दिया, जिससे एक सेम लेवल जो है वो मेंटेन हो पाए। फिर आता है सब ऑर्डिनेशन, है ना। सब ऑर्डिनेशन में जैसे दोस्तों सब हेडिंग जो है वो मेन हेडिंग को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज़, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है वो एप्लीकेशन के अंडर होना चाहिए, है ना। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे सब हेडिंग्स का ये होता है। फिर नंबरिंग भी आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास एक कंसिस्टेंट नंबरिंग हम करना चाहिए हमें। जैसे अगर 1 2 3 4 आप लिख रहे हो हेडिंग्स में, तो 1 2 3 4 ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 6 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है, ऐसा नहीं, इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये एक रिसर्च पेपर आउटलाइन है जहाँ पे हम जो है बेसिकली पहले इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और हिस्ट्री ऑफ द डेटा हम बताते हैं। फिर पहले बॉडी सेक्शन 1 होता है जिसमें क्या हुआ, है ना, हु केयर्स, बेसिकली एग्जांपल्स फैक्ट्स हम दिखते हैं यहाँ पे, मेन होता है ये वाला। फिर बॉडी सेक्शन 2 होता है जिसमें दोस्तों हम कॉन्सिक्वेंसेस, अगर बेसिकली अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, कॉज इफेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। बॉडी सेक्शन 3 होता है जहाँ पे हम अपने सोल्यूशन को प्रपोज करते हैं। एंड लास्टली हम जो है बेसिकली
हम क्या करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस देते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कंक्लूजन देते हैं लास्ट में। स्टोरी कट बेसिकली हम एक कंक्लूजन देते हैं कि भाई ये जो है हमारा पूरा आइडिया है, ये जो है हमारा सोल्यूशन है, और ये जो है पूरा हमारा बैक टू द इंटरव्यू हम जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा यहाँ पे आउटलाइन, है ना। अब आता है दोस्तों, अब जो है हम एक काम करेंगे यहाँ पे, हम एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब जो है दोस्तों हम देखेंगे एक और कंसेप्ट, जैसे बेसिकली राइटिंग स्टेज, है ना। फिर हम समराइज़ और में जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे राइटिंग स्टेज क्या होता है ना। तो राइटिंग स्टेज में दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमने प्री राइटिंग स्टेज ऑफ कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, है ना। अब राइटिंग स्टेज में दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने आउटलाइन को एक ड्राफ्ट के अंदर बदल देते हैं। टर्न बेसिकली हम करते हैं अपने आउटलाइन को ड्राफ्ट के अंदर। अभी तक हमने देखा था आउटलाइन क्या होता है ना। अब आउटलाइन को जब हम ड्राफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम राइटिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग के बेसिकली हम इसको क्या क्या इसमें हमारे पास बेसिकली बेसिक्स हैं, क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो किस, जो आपको कभी नहीं मिलने वाला, बट हाँ टेक्निकल राइटिंग में आपको मिल चुका है, दैट इज़ बेसिकली किस, दैट इज़ कीप इट सिंपल स्टूपिड, है ना। ये बेसिकली लिखने का तरीका है। कीप इट बेसिकली हमारे पास सिंपल, ये स्टूपिड आप हटा सकते हो। दैट इज़ बेसिकली हमें सिंपल रखना चाहिए, हमें इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेज यूज़ करना चाहिए, एक्टिव वॉइसेस जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। देन स्ट्रक्चर जो है एक मेंटेन करना चाहिए, मल्टीपल पैराग्राफ्स जो है पर आइडिया, वो जो है हमारे पास हर एक आइडिया के लिए मल्टीपल पैराग्राफ हम यूज़ करें। और रिडंडेंसी को हमें जो है नहीं लानी चाहिए, रिपीटेशंस को नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और कॉर्टियस लैंग्वेज यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ वॉइस जो है बेसिकली एक्टिव फॉर क्लैरिटी। जैसे हमेशा जो है अपने, अगर आप लिख रहे हो तो बेसिकली राइटिंग स्टेज में आपको बेसिकली एक पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। पैसिव फॉर फॉर्मेलिटी एंड इम्पर्सनैलिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फॉर्मेलिटी और इम्पर्सनैलिटी के लिए जो है पैसिव वॉइस आप यूज़ करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द स्टडी वॉज कंडक्टेड बाई, ऐसे ना लिखकर हम लिखेंगे द साइंटिस्ट कंडक्टेड द स्टडी, है ना। तो पैसिव वॉइस में लिखिए, जिससे एक जो है हम एक फॉर्मल और इम्पर्सनल जो है अटेम्प्ट यहाँ पे ला पाएँ, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे क्लॉज। अब क्लॉज में दोस्तों हम लॉन्ग क्लॉज जो है वो यूज़ ना करेंगे। मतलब बेसिकली अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग मॉडिफाइड क्लॉजेस का यूज़ ना करके हम जो है शॉर्ट से शुरू करेंगे, एक सिंपल फॉर्मेट में हम लिखेंगे। मतलब बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में क्लॉज ना लिख कर, सेंटेंसेस को ना लिख कर, एक बेसिकली सिंपल वे में हम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, due to the complex interaction between the atmospheric factors, oceanic currents and the solar radiation, predicting long term climate patterns remains a challenging task for scientists, है ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बताऊं तो हम कॉम्प्लेक्स क्लॉजेस से यूज़ ना करके, साइंटिस्ट स्ट्रगल टू एक्यूरेटली फोरकास्ट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड्स ड्यू टू द इंटीग्रेट इंटरप्ले ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ओशन करेंट्स एंड सनलाइट। तो जो मेन चीज़ है वो बेसिकली हमने बताया कि इसकी वजह से हुआ। तो पहले हम बताएंगे कि ये हुआ, देन क्यों हुआ वो हमने बाद में बताया, राइट। अब दोस्तों आता है लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास जिसको हम बोलते हैं पोस्ट राइटिंग स्टेज, है ना। अब पोस्ट राइटिंग स्टेज दोस्तों हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पोस्ट राइटिंग में हम रिफाइनिंग और शेयरिंग करते हैं अपने डेटा का, राइट। तो यहाँ पे रिफाइन करते हैं अपने डेटा को, जो कि हमने लिखा है, राइटअप किया है, एंड साथ ही साथ हम पॉलिश करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं इम्पैक्ट के लिए, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, है ना। क्या करते हैं, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, रिवाइजिंग के अंदर हम बेसिकली रिवाइज करते हैं कुछ मल्टीपल कंसर्न्स, अगर लॉजिकल सीक्वेंस गलत है, अगर ऐसा कुछ है जो कि सेंस नहीं बना रहा तो उसको हम हटा देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर करते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन लाने की कोशिश करते हैं, है ना। और फिर अगर इसमें जो है रीराइट में, रिवाइजिंग में हमें वापस लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है ना। इंट्रो कंक्लूजन स्पेशली ज़्यादा लिखना पड़ता है। जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो बार बार हमें और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कि कुछ अगर चेंजेस होता है पूरे राइटअप में तो हमें वापस से उसको एक्यूरेट और अच्छा पॉलिश करने के लिए हमें चाहिए होता है। देन एडिटिंग में दोस्तों अगर हमारे कुछ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पंक्चुएशन में कोई दिक्कत है, कंसाइजनेस नहीं है, शॉर्ट हम पैराग्राफ्स को जो है थोड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। कोई फालतू के अननेसेसरी वर्ड्स अगर हैं उसको हटा सकते हैं, एम्बिग्विटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, एक फॉर्मेट स्टाइल जो है उसको फिक्स कर सकते हैं, रीडेबिलिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लैगरिज्म अगर हमारे पास है उसको वापस चेक कर सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। देन पोस्ट राइटिंग स्टेज आता है। अब इसमें दोस्तों ऑफकोर्स वही चीज़ हम कर रहे हैं, पोस्ट
राइटिंग स्टेज के अंदर रिव्यू, थर्ड आता है हमारा रिव्यूइंग। अब रिव्यूइंग के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, बेसिकली फीडबैक लेते हैं पीयर, अगर हमारे पास कोई हमारे बडीज़, हेलो बडी है ना, तो अगर हमारे कोई दोस्त भाई बंधु हैं तो उनसे हम जो है बेसिकली रिव्यू लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। एक्सपर्ट्स हमारे पास टीचर्स हैं, उनसे फैकल्टीज़, उनसे हम लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। और हम ऑडियंस से पूछते हैं सर्वेस के थ्रू कि भाई ऑडियंस का जो है ये मीट कर पा रहा है कि नहीं हमारा राइटअप, है ना, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे हो गया। एंड लास्टली पब्लिशिंग, हम मीडियम चूज़ करते हैं कि ऑनलाइन पब्लिश करना है, जैसे आर्टिकल्स या ब्लॉग्स में पब्लिश करना है, या फिर प्रिंट में पब्लिश करना है, जैसे रिपोर्ट्स या मेमोज हो गया, एकेडमिक पेपर से रिसर्च पेपर हो गया, रिव्यू पेपर हो गया, उसमें पब्लिश करना है। फिर टारगेट ऑडियंस को देखना है कि किसके लिए कर रहे हो, तो पर्पस आपको देखना है, और ये होता है हमारा यहाँ पे पब्लिशिंग वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे होगी। अब दोस्तों आता है हमारा रिसर्च। टेक्निकल राइटिंग में रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। रिसर्चिंग क्या होता है, रिसर्च जो है वो प्री राइटिंग का एक कोर टॉपिक था जो हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो हमें हमेशा जो है प्री राइटिंग मतलब लिखने से पहले रिसर्च करना होता है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे साइज़ को एस्टिमेट करना, स्कोप को देखना कि कितना स्कोप है इस पूरे रिसर्च का, मेथोडोलॉजी की थ्योरीज़ को हमें यहाँ पे देखना होता है। अब मेन जो चीज़ है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले जो आता है दैट इज़ प्राइमरी रिसर्च। इसमें जो है हम ओरिजिनल डेटा को कलेक्शन करते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है और कस्टमाइजेबल होता है ना। हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, बट ये जो है टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जो है अपने से डेटा जो है कलेक्शन करते हैं थ्रू सर्वेज एंड मेनी मोर थिंग्स, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा। सेकेंडरी क्या होता है, हम दूसरों का, ये अदर्स डेटा को हम लेते हैं। ये जो है फास्टर होता है, चीपर होता है, बट हमारा इस पर कंट्रोल नहीं होता और यूनिकनेस का भी यहाँ पे जो है दिक्कत आती है। टर्शरी बेसिकली हमारे पास कोई गाइड्स जो सोर्सेज होते हैं उनके गाइड, जैसे बिब्लियोग्राफीज हो गया, कैटलॉग्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम अगर लेते हैं तो टर्शरी में आ जाता है वो। देन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, अगर मान लो क्वांटिटेटिव नंबर या फिर स्टैटिस्टिक्स, जैसे व्हाट, हाउ, ये सारी चीज़ें, लार्ज सैम्पल्स, प्रिसाइज बट लैक्स कंटेंट, ऐसी सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो क्वांटिटेटिव का पार्ट होता है। वर्ड मीनिंग्स, या फिर जब वो आंसर करता है वाई या फिर हाउ वाले क्वेश्चन और वो फ्लेक्सिबल होता है, इन डेप्थ या फिर बाइस प्रोन होता है और स्मॉल सैम्पल्स के लिए यूज़ होता है, तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। अब कैसे हम इन सब चीज़ों को गैदर करते हैं, बेसिकली प्राइमरी रिसर्च हो गया या फिर हमारे पास यहाँ पे हो गया तो इंटरव्यूज़ के थ्रू हम इसको गैदर करते हैं। इंटरव्यूज़ में जैसे क्वालिटेटिव हो गया हमारे पास, इसमें हम गाइडेड कॉन्वर्स, फेस टू फेस, फ़ोन, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ों में भी हम जो है यहाँ पे अपना जो है इनसाइट्स ले सकते हैं या फिर रिसर्च कर सकते हैं। फिर टाइप स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लेते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर सर्वेस के थ्रू दोस्तों हम यहाँ पे अपना जो है डेटा गैदर करते हैं और अपना जो है रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, फोकस ग्रुप्स के थ्रू, है ना, फोकस ग्रुप जैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में, जिससे हमें कुछ जो है डाइवर्स ओपिनियंस मिल सके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है। देन सेकेंडरी रिसर्च का मैं बता रहा था, सेकेंडरी रिसर्च का जिसको टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। अब लोकेटिंग, सोर्सेज को लोकेट करते हैं, डेटाबेस, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से हम जो है डेटा लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी जो हमारा रिसर्च मेथड्स होते हैं वो दोस्तों हमारे पास हम दूसरों का डेटा लेते हैं थ्रू इंटरनेट और डेटाबेसेस। गूगल स्कॉलर हो गया, या आपको पता होगा गूगल स्कॉलर में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, तो वहाँ से अगर आपको आइडिया लेना है, ऑफकोर्स आपको प्लैगरिज्म नहीं करना, आपको साइटेशन हमेशा रखना है, बट मैं आपको बता रहा था कि ये सारे सोर्सेज हैं तो वहाँ पे आप ले सकते हो, राइट। फिर हमारा लिटरली रिव्यूज़ आता है, लिटरेचर रिव्यूज़, जिसमें बेसिकली हम क्रिटिकल समरी जो है एक पब्लिश्ड वर्क का किसी भी टॉपिक पे वो हम यहाँ पे डालते हैं, जो कि आइडियाज़ को चैलेंज करता है या फिर कोई गैप्स है उसको हमारे पास यहाँ पे स्पॉट करता है। रिव्यू पेपर बहुत सारे लिखते हैं, बहुत सारे पेपर में जो कमी रह गई उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कमी रह गई है, या फिर ये जो है वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस पर्टिकुलर आइडिया के अंदर, वो हमारे पास लिटरेचर रिव्यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके साथ फिर आता है हमारे पास दोस्तों एक कंसेप्ट ऑफ समराइजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ऊपर जाएंगे, समराइजिंग थोड़ा सीख लेते हैं कि समराइजिंग क्या होता है ना। तो एक सेकेंड, समराइजिंग दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आता है। हाँ, सो समराइजिंग बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट का एक शॉर्टर वर्जन जो होता है उसको हम लोग समरी बोलते हैं, है ना। कंडेंस कर देते हैं अपने आइडियाज़ को, मेन आइडियाज़ को, आर्गूमेंट्स को अपने वर्ड्स में डायरेक्ट
कोट ना करके अपने वर्ड्स में जब अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं एक शॉर्ट फॉर्मेट के हिसाब से, उसको हम समरी बोलते हैं। अब इसका गोल क्या होता है, ये जो है दोस्तों रीडर को हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि ये जो हमारा राइटअप है वो रीडिंग बेसिकली वर्थ रीडिंग है कि नहीं, क्या उससे हमारे पास एसेंशियल टॉपिक्स को कवर करता है कि नहीं। और इसमें जो है समरी के अंदर हम एग्जाम्पल्स और या फिर रिपीटेशन को जो है वो इंक्लूड नहीं करते। हमारा जो समरी होना चाहिए वो कंसाइज और ऑब्जेक्टिव, उसका जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, और सारी चीज़ें जो है हमारे आइडिया के अंदर वो स्मूथली लिंक्ड होनी चाहिए, ठीक है। और हम थर्ड पर्सन में इसको लिखते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैराफ्रेजिंग की, है ना, तो पैराफ्रेजिंग में हम दोस्तों क्या करते हैं, जो लेंथ होता है वो सेम ही होता है ना। ओरिजिनल टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, अलग वे में लिख देते हैं बट सेम लेंथ होता है। बट समरी जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 पार्ट होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो समरी का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये था हमारा समराइजिंग क्या होता है ना, उसके स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पर्पस अंडरस्टैंड करो, फिर आप जो है रीड करो डीपली, फिर आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उसको जो है अपने लैंग्वेज में लिखो, नोट्स टेक करो, पैराफ्रेज करो और एडिट द लेंथ, कट द एक्स्ट्रास, है ना। जितने भी लेंथ है बेसिकली 1/3 ऑफ द लेंथ आपको ये करना है। ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना होता है समरी के अंदर, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम अपना जाएंगे विजुअल एड्स इन रिसर्च क्या होता है वो सीखने के लिए। दोस्तों विजुअल एड्स इन टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, दोस्तों जब भी हम इमेजेस, चार्ट्स, ये सारी चीज़ों का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स से बेसिकली तेज़ी के साथ, है ना। मतलब बेसिकली हम जब भी इमेजेस या चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए रैदर देन वर्ड्स या फिर टेक्स्ट, उसको हम विजुअल एड्स बोलते हैं। ये दोस्तों रिपोर्ट्स या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आइडियल यूज़ होता है। क्यों हम इसे यूज़ करें, बिकॉज दोस्तों मास जो है ये बेसिकली जो विजुअल एड्स होते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स, वो जो है बहुत ज़्यादा नंबर्स जो होती है ना उसको ईजिली जो है वो हैंडल कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ जाती है और रिटेंशन पावर बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है ना। एक प्रोफेशनल टच जो है वो डाल देता है और रिलेशनशिप्स को जो है वो हाईलाइट करता है। गाइडलाइंस क्या होती हैं बेसिकली दोस्तों, एक अच्छा अगर आप विजुअल एड करना चाहते हो, नीट होना चाहिए, क्लियर एंड सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, और डेटा जो है उसमें हमारे पास होना चाहिए बैलेंस्ड टेक्स्ट, और जो है जो साइजिंग है वो सही होनी चाहिए। इसकी जो प्रीलिमिनरी स्टेप्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसमें जो है हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सिंप्लीफाइज द डेटा, ये सारी चीज़ें हो गई। जो इलस्ट्रेशन है वो नीट एंड क्लियर एक्यूरेट होना चाहिए, है ना, सेल्फ कंटेन्ड, अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू डेटा, लेबल्ड होना चाहिए, गुड बैलेंस बिटवीन वर्बल एंड विजुअल डेटा हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इलस्ट्रेशंस जो होती हैं विजुअल एड्स टेबल्स के थ्रू हो सकती हैं, फिगर्स के थ्रू हो सकती हैं। अब टेबल्स में अगर हम विजुअल एड देखेंगे दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास जो टाइप्स होती हैं डिपेंडेंट, जिसमें हमारे पास आगे पढ़ेंगे क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रेज, ठीक है। एंड देन फिगर्स के बारे में ग्राफ्स होता है, चार्ट्स होता है, ड्राइंग्स होता है, फोटोग्राफ्स होता है और मैप्स होता है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं टेबल्स की बात करूँ ना, तो टेबल्स यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 टाइप की होती हैं टेबल्स। एक होता है हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट, फिर इंडिपेंडेंट और एक होता है फ्रेज। अब डिपेंडेंट दोस्तों हमारे पास जो है ना टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी उस टेबल को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स, जनरल वर्ड, स्पेशल वर्ड, मैटरनिटी वर्ड, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि डिटेल्स ऑफ द इनपेशेंट्स एडमिटेड इन 14/11/50, ये डेट है हमारे पास, है ना। तो अब जाके पता चला अच्छा ठीक है, ये जो है पेशेंट्स का जो है हमारा डिटेल है जो कि एडमिटेड हुए थे जनरल वार्ड में, स्पेशल वार्ड में और मैटरनिटी वार्ड में, है ना। तो ये डिपेंडेंट है टेक्स्ट के ऊपर। अब इंडिपेंडेंट बेसिकली ये जो है इंडिपेंडेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और फ्रेज जो होता है वो वर्ड बेस्ड होता है। डेटा के अंदर जब हम वर्ड्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ना होके वर्ड्स जब यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। देन आता है दोस्तों हमारे पास ग्राफ्स। ग्राफ्स भी एक टाइप ऑफ जो है अनदर वे है रिप्रेजेंट करने का डेटा टेबल्स के थ्रू, मतलब टेबल्स के अलावा ग्राफ्स दोस्तों हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे लाइन ग्राफ हो गया, यहाँ पे दोस्तों अगर हमें ओवर टाइम ट्रेंड अगर बताना हो, है ना, तो वो चीज़ जो है अगर एक ड्यूरेशन में अगर हमें किसी चीज़ का ट्रेंड बताना हो तो लाइन ग्राफ यूज़ करेंगे जो आपको दिख रहा होगा। देन बार ग्राफ, अगर मान लो कंपैरिजन वगैरह करना है, अलग अलग कलर हम यूज़ करेंगे जिससे हम बार ग्राफ दिखा सकें। देन आता है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स बेसिकली परसेंटेज, ऑल्सो नोन एज परसेंटेज या फिर सर्कल ग्राफ, जो कि बेसिकली दोस्तों परसेंटेज या फिर सेक्टर जो है बताता है। हर एक सेक्टर जो है हर एक परसेंटेज बताएगा कि कितना ज़्यादा साइज़ और कितना ज़्यादा बेसिकली हमारे पास उसका कितना कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, ठीक है, उस ग्राफ में। फिर आता है स्कैटर प्लॉट, जो कि बेसिकली रिलेशनशिप बताता है 2 वेरिएबल्स के बीच, है ना, और
कोरिलेशन बताता है। अगर मान लो दोस्तों एक दो वेरिएबल है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों घट रहे हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो भाई को नो कोरिलेशन है ना, तो उसको स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इमेज ग्राफ या फिर पिक्टोग्राम जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें हम दोस्तों बार लाइक आइकॉन्स होती हैं जिसमें आई कैचिंग हमारे पास, जैसे अलग अलग हम इमेजेस के थ्रू जो है वो अपना विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर एरिया ग्राफ होता है जिसमें हम ओवर टाइम अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसको एरिया से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंजेस ओवर टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ट्स एंड डायग्राम्स भी आती हैं। बेसिकली चार्ट्स एंड डायग्राम्स दोस्तों क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो कि हायरार्कीज़ बताती है, कंपनी का स्ट्रक्चर बताया जाता है। फ्लो चार्ट होता है जो कि प्रोसेस, एरोज, शेप्स, ओवल, स्टार्ट एंड रेक्टेंगल, इन सब को यूज़ करते हैं जिससे हम एक प्रोसेस को बता पाएँ। डायग्राम्स और ड्राइंग्स होती हैं जो कि बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर प्रोसेस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफ जो कि रियलिस्टिक व्यूज़ देता है, और मैप्स जो कि स्पेशल या फिर स्केल्स, शेडिंग इन्फो जो है वो हमारे पास सिंबल्स देता है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्लो चार्ट का एक एग्जांपल है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का एक एग्जांपल है, राइट। सो ये था दोस्तों हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हमने देखा कि व्हाट आर द टेक्निकल राइटिंग कंसेप्ट्स। हमने देखी कि टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, दैट इज़ प्री राइटिंग स्टेज, इसमें हमने देखा ऑडियंस का इंपॉर्टेंस, पर्पस, ये सारी चीज़ें। राइटिंग स्टेज क्या होता है, पोस्ट राइटिंग स्टेज हम क्या करते हैं, रिसर्चिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समराइजिंग, आउटलाइनिंग हमने देखा, विजुअल एड्स, फिर हमने देखा डेफिनेशन इन सब का, फिर डिस्क्रिप्शन देखा, स्टेप्स देखे कैसे करते हैं, करा जाता है सारी चीज़ें, और फिर जो है हमने पूरा पार्ट 2 ऑफ द टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट ख़त्म किया है। सो दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने राइटिंग स्किल्स को देखा था। आज के पार्ट में हमने टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स देख लिया है। आगे की वीडियो में हम और भी अलग अलग कंसेप्ट्स को कवर करेंगे टेक्निकल राइटिंग पर्टिकुलरली, जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह हम देखेंगे उसमें। टेक्निकल राइटिंग में जैसे एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, और आगे के पार्ट्स आता रहेगा, राइट। सो हम मिलेंगे ऐसी एक अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर दोस्तों कुछ भी सीखने को मिला है, जानने को मिला है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कि आपके साथ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए अगर मैं थोड़ा सा भी मैटर बेसिकली फ़ायदा करवा पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जल्दी से तोड़ फोड़ दीजिए और भेज दीजिए अपने वीडियो को, ये लिंक को अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई हेल्प चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो के बाद ये जो सेशन PDF है, बेसिकली जो PPT का मेरा जो PDF है वो भी दोस्तों लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको एक्सेस करके जो है वो पढ़ सकते हो। उसमें मैं और भी बाकी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो मैं मर्ज करके आपको PDF दूंगा जिससे आपका फ़ायदा हो सके, राइट। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। हिट द लाइक बटन। हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल राइटिंग पार्ट 3 के बारे में। इस वीडियो में हम टेक्निकल राइटिंग का जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें हम फॉर्मेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी, जैसे टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या होता है एंड रिपोर्ट राइटिंग, अलग अलग चीज़ें हमने देखी थी। आज के बेसिकली वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं टेक्निकल राइटिंग का, जिसमें हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो
विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है बेसिकली नोट्स का, वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, जिससे आप जो है इसको गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये जो है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर ओरिएंटेड एग्जाम्स जो होते हैं आपके बीटेक के अंदर, जिसमें टेक्निकल राइटिंग अगर किसी का सब्जेक्ट है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मेन कंसेप्ट्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि हर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, उसको मैं डिस्कस करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली फॉर्मल राइटिंग के साथ, फॉर्मल फॉर्मेटिंग के साथ, दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स। तो दोस्तों फॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कोई भी रिपोर्ट या रिसर्च पेपर को एक स्टैंडर्ड एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, आई रिपीट, फॉर्मल फॉर्मेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम बेसिकली कोई भी रिपोर्ट या रिसर्च पेपर होता है उसको स्टैंडर्ड और लॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो है क्लैरिटी, प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंसी को जो है थ्रू आउट द रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट जो है वो मेंटेन करता है, उसकी इंश्योर करता है उस चीज़ को। तो कोई भी फॉर्मल फॉर्मेटिंग है, बेसिकली डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है, तो उसमें मेन 3 चीज़ें होती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट जनरली हैज़ 3 मेजर डिविजन्स। सबसे पहला आता है फ्रंट मटेरियल, जिसे हम प्रीलिमिनरी सेक्शन बोलते हैं। फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आता है, जिसको हम मेन सेक्शन बोलते हैं। एंड देन आता है एंड मटेरियल, दैट इज सप्लीमेंट्री सेक्शन होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पूरे सॉरी तीनों जो हमारे मेजर डिविजन्स हैं फॉर्मल रिपोर्ट के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है फ्रंट मटेरियल फॉर्मल फॉर्मेटिक के अंदर, दैट इज़ फ्रंट मटेरियल, जिसे हम प्रीलिमिनरी सेक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो है किसी भी रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करता है और ये बेसिकली एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है किस बारे में हमारा रिपोर्ट है, और जिससे जो रीडर होने वाला है उसको पहले से पता लग जाए, भनक लग जाए कि हाँ किसके बारे में मैं पढ़ने वाला हूँ, विदाउट एंटरिंग इन द मेन टेक्स्ट या जो भी बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है। ये जो है रीडर को एक बेसिकली एक ओवरव्यू दे देता है किस बारे में ये रिपोर्ट है एंड क्या मेरे को ये पढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट अबाउट एंड हु प्रिपेयर्ड इट बेसिकली, और क्या पर्पस है हमें ये रिपोर्ट पढ़ने का। तो जो फ्रंट मटेरियल के अंदर बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो आता है सबसे पहला टाइटल पेज। टाइटल पेज का मतलब होता है जो सबसे पहला पेज होता है किसी भी फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर, जिसमें हमारे पास टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होता है जो कि कंसाइज होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और टाइटल केस में लिखा जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, अ नॉवल टीचर इवैल्यूएशन मॉडल फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक टाइटल हो गया, कंसाइज होना चाहिए और बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और टाइटल केस में लिखा होना चाहिए। सेकंड इज ऑथर का नाम, एफिलिएशन, बेसिकली डिपार्टमेंट नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिससे वो एसोसिएटेड है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर हमारा कोर्स या इंस्ट्रक्टर डिटेल आएगा, जिसमें हम कोर्स कोड, इंस्ट्रक्टर का नाम, डिजिग्नेशन, ये सब लिखेंगे। और फिर आता है डेट ऑफ सबमिशन, जो कि एग्जैक्ट डेट होने वाला है जिस दिन आप इस रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हो। ठीक है, कुछ गाइडलाइन जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा या फॉलो करना पड़ता है फॉर द टाइटल पेज। बेसिकली जो टाइटल है वो सेंटर्ड, बोल्ड और बेसिकली 1/3 जो टॉप से 1/3 डिस्टेंस में बेसिकली हमें प्लेस करना होता है। और टॉप राइट कॉर्नर में पेज के या रिपोर्ट के आपको पेज नंबर 1 देना होता है, रोमन में भी आप दे सकते हो। फिर आता है हमारा रनिंग हेड, बेसिकली एक शॉर्टन टाइटल हम देंगे, ऑप्शनल होता है। अगर हम स्टूडेंट रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो उसमें ऑप्शनल होता है। अगर आप बेसिकली कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हो, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो, उस केस में हम एक शॉर्टन थोड़ा स्मॉल टाइटल भी लिख सकते हैं। सेकेंड इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ब्रीफ समरी होता है हमारे पूरे रिपोर्ट का, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक समरी टाइप प्रोवाइड कर देते हैं कि ये जो पूरा रिपोर्ट आगे आने वाला है वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं या रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, कंक्लूजन्स क्या होने वाला है। वो जो है रीडर को हेल्प करता है कि हाँ भाई ये जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। जनरली ये जो है 150 से 250 वर्ड्स का होता है। ठीक है, और कोई इंडेंटेशन वगैरह कुछ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बोल्ड और सेंटर्ड होना चाहिए लिखा हुआ। हम कीवर्ड्स उसके जस्ट बाद, एब्स्ट्रैक्ट के जस्ट बाद हम कीवर्ड्स का जो है वो मेंशन करते हैं, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग, रिपोर्ट स्ट्रक्चर, साइटेशंस, रेफरेंसेस, ऐसे करके हमारे पास कुछ कुछ हम लोग कीवर्ड्स जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जिससे वो जो है आगे इंडेक्सिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो पाए। थर्ड इज़ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली दोस्तों, जो अगर हम किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हैं, अगर हमें किसी अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, है ना, या जिन्होंने आपके काम में आपकी सहायता की, आपकी हेल्प की, उसको आप एक ग्रेटिट्यूड बेसिकली दर्शाना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, देन आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, वुड लाइक टू थैंक
तस तस प्रोफेसर फॉर इस कंटिन्यूअस गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो ऐसे करके फिर फोर्थ जो हमारा मटेरियल आता है या फिर हमारा जो सेगमेंट आता है, एलिमेंट आता है, दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है दोस्तों? दैट इज द लिस्ट ऑफ मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टेबल्स एंड फिगर्स विद द पेज नंबर्स, जिससे रीडर जो है वो ईजिली नेविगेट कर सके पूरे डॉक्यूमेंट में और जहाँ वो जिस चीज़ को पढ़ना चाहता है उसको ईजिली वो पढ़ पाए। फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट का? सारे मेजर सेक्शंस जो हैं, फ्रंट मटेरियल, बॉडी, एंड मटेरियल, सारे इंक्लूड होने चाहिए। पेज नंबर के साथ दोस्तों ये जो है पूरा नीटली एक जगह कॉलम में रहना चाहिए। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल्स, अगर एप्लीकेबल है, अगर आपके रिपोर्ट में आपने फिगर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह डाल रखा है तो उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि कौन से विजुअल एलिमेंट्स आपने यूज़ करे हैं। उसको पूरा टेबल और फिगर्स को नंबर करके उनको टाइटल देना पड़ता है और उसको मेंशन करना पड़ता है लिस्ट ऑफ फिगर्स के अंदर। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, जहाँ पे आप कुछ बेसिकली ऑप्शन होता है, अगर लॉन्ग रिपोर्ट्स आप लिख रहे हो बट फिर भी अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो जिसमें की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस वगैरह आप 1-2 पैराग्राफ के अंदर लिखते हो। तो हमारा फ्रंट मटेरियल जो था वो कंप्लीट हो जाता है कि कोई भी हमारा रिपोर्ट है तो उसके फ्रंट मटेरियल में क्या क्या आता है, हमने वो सारी चीज़ें देख ली है। अब आता है बॉडी ऑफ द फॉर्मल रिपोर्ट। ये क्या होता है? दिस इज द मेन सेक्शन या फिर कोर ऑफ द रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें एक्चुअल जो स्टडी है, एनालिसिस है, डिस्कशन जो है वो पूरा प्रेजेंट हम लोग करते हैं। एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में हम इसको प्रेजेंट करते हैं और एक कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग का हम जो है यहाँ पे ध्यान रखते हैं। एक बॉडी के अंदर, बॉडी फॉर्मेट या फिर बॉडी सेक्शन के अंदर, मेन सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए एक आइडियल रिपोर्ट में? सबसे पहला इंट्रोडक्शन आता है, लिटरेचर रिव्यू या फिर बैकग्राउंड आता है, मेथोडोलॉजी आता है, प्रोसीजर आता है, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स आती हैं, डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन आता है। अब ये बेसिकली सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि आता है, इसको बेसिकली क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में रखना पड़ता है। तो वो क्या फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। फॉर्मेट डिवाइसेस इन द बॉडी, ठीक है ना। फॉर्मेट डिवाइसेस वो विजुअल या स्ट्रक्चरल टूल्स हैं जो कि रिपोर्ट को ईजी टू रीड बनाते हैं और ईजी टू नेविगेट बनाते हैं। वो जो है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पेजिनेशन, स्पेसिंग, नंबरिंग, ये सारी चीज़ें जो है मिलके एक फॉर्मेट डिवाइसेस बनाती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग्स जो है बेसिकली हम अपने रिपोर्ट को अगर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो बेसिकली हमें हेडिंग्स में डिवाइड करना पड़ता है हमारे पूरे रिपोर्ट को, जिससे जो भी रीडर है उसको एक गाइड मिल सके, फ्लो ऑफ आइडियाज़ मिल सके, कैसे चीज़ें जो है फ्लो कर रही है पूरे रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। हेडिंग्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है अलग अलग सेक्शंस को और क्लैरिटी बढ़ाती है आपके रिपोर्ट की और नेविगेशन जो है पूरा इजी कर देता है। फॉर्मेटिंग ऑफ हेडिंग्स, आप अगर देखोगे, अगर पूरा मेन हेडिंग है तो उसको आप IEEE स्टाइल में पूरा कैपिटल टाइटल केस में आप लिखोगे, बोल्ड एंड सेंटर्ड। अगर आप APA स्टाइल देख रहे हो तो सेंटर्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और टाइटल केस होना चाहिए। अगर मैं IEEE में देखूं तो लेवल 2 बेसिकली जो सब हेडिंग होता है तो सब हेडिंग आप इस तरह के करोगे और लेफ्ट अलाइंड होता है, बोल्ड, टाइटल केस होता है। अगर मैं IEEE में सब हेडिंग की बात करूँ, सब हेडिंग दैट इज बेसिकली इंडेंटेड, बोल्ड और एंड्स विद अ पीरियड। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ये IEEE के इसमें है, एग्जांपल ऑफ द IEEE हमारा जो इंडेंटेशन या हेडिंग प्रोसीजर, जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन या मेन हेडिंग लिखोगे, बोल्ड और सेंटर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सब हेडिंग जो कि बोल्ड और टाइटल केस में होगा। फिर थर्ड आता है सब हेडिंग जो कि हमारा टाइटल केस में होगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस, बेसिकली जो मेन हेडिंग होता है वो उसका जो एक फॉन्ट साइज़ है और जो स्टाइल है वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हम तो 12 पॉइंटर टाइम्स न्यू रोमन जो है डेकोरेटिव फॉन्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे, 12 पॉइंटर। सारे हेडिंग्स को मीनिंगफुल और कंसाइज रखना है, ऐसा नहीं बड़ा बड़ा कुछ लिख दिया, ठीक है। सेकंड थिंग इज हेडिंग्स हमने देख लिया, नाउ कम्स पेजिनेशन। पेजिनेशन जो है हमारे पास पूरे रिपोर्ट में जो नंबर ऑफ पेजेस है, नंबरिंग द पेजेस 1 2 3 4 ऐसे करके जो नंबरिंग करते हैं उसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। नंबरिंग टाइटल पेज से स्टार्ट होता है, पेज नंबर 1, और हमेशा जो पेज नंबर है दैट इज बेसिकली टॉप राइट कॉर्नर जो होता है आपके डॉक्यूमेंट का या रिपोर्ट का, उसमें हमारे पास होता है। और रोमन न्यूमेरिकल्स, अगर हमारे पास फ्रंट मटेरियल है तो वहाँ पे हम रोमन पेज नंबर लिख सकते हैं, और बॉडी के लिए जो पेज नंबर्स हैं आप 1 2 3 4 यूज़ कर सकते हो। कंटिन्यूअस नंबरिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रिपोर्ट में 1 2 3 था फिर 6 से शुरू हो रहा है, तो ये गलत है। आपको कंटिन्यूअस पूरा नंबरिंग पूरे रिपोर्ट में होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन। थर्ड इज मार्जिन एंड स्पेसिंग। मार्जिन दोस्तों हमारे पास क्या होता है, पूरे रिपोर्ट में चारों तरफ से जो मार्जिन है किसी भी डॉक्यूमेंट में दैट इज कॉल्ड मार्जिन, 1 इंच का होना चाहिए सारे साइड से। लाइन स्पेसिंग बेसिकली 1.5 इंच का या फिर डबल
स्पेस्ड होना चाहिए रीडेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जिससे ऐसा ना हो कि सारे जो टेक्स्ट हैं वो चिपके चिपके हों। देन कम्स इंडेंटेशन, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। दैट इज कॉल्ड बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, जो कि हर एक लाइन जो है पैराग्राफ का पहला लाइन जो है वो 0.5 इंच इंडेंटेशन हम देंगे, जिससे जो है वो अलग से थोड़ा दिखे कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है। अलाइनमेंट बेसिकली टेक्स्ट जो है या तो जस्टिफाइड होना चाहिए या तो आप लेफ्ट अलाइंड यूज़ करोगे, और हर एक बॉडी का टेक्स्ट है जो भी है वो 12 पॉइंटर होगा, और अगर हेडिंग्स मेन हेडिंग्स जो है वो 14 पॉइंटर के होंगे बोल्ड। ओके, नेक्स्ट कम्स फिगर्स एंड टेबल्स। फिगर्स और टेबल दोस्तों हमारे पास क्लियरली लेबल्ड होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए टेक्स्ट के साथ। अगर कोई हम फिगर्स यूज़ कर रहे हैं तो फिगर्स के नीचे जो है कैप्शन आना चाहिए, और उसको हम फिर से क्या करेंगे, साइट करेंगे, अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं उसमें साइट करेंगे कि दिस एज शोन इन फिगर 2 लाइक दैट। ओके, देन अगर हम कोई टेबल है तो टेबल का जो हेडिंग है ना, टाइटल है टेबल का, वो टेबल के ऊपर आना चाहिए, और फिगर में जो फिगर का कैप्शन है वो बिलो आना चाहिए, और नंबर जो है वो सीक्वेंशियल होना चाहिए, जैसे टेबल 1 टेबल 2 फिगर 1 फिगर 2 ऐसे करके, इस फॉर्मेट को ध्यान रख के। IEEE के कुछ साइटेशंस हम देखेंगे। इन टेक्स्ट साइटेशन, ये क्या होता है दोस्तों, जब भी हम साइटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम ओरिजिनल ऑथर का कुछ आइडियाज़ या फिर कुछ डेटा को हमने बोरो करके यूज़ कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम उनको क्रेडिट देते हैं। और क्रेडिट देते हैं तो किस तरीके से देते हैं दोस्तों, हम साइट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उनके कंटेंट को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल रेफरेंसेस जो हैं उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली 1 2 3 4 करके हम उसको साइट करते हैं। ईच साइटेशन नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द रेफरेंस एंट्री। तो आप उसको साइट करोगे रेफरेंसेस के अंदर, रेफरेंसेस पे भी आप उसको देखोगे, अगर 1 नंबर है तो आप उसको 1 नंबर दोगे। जैसे आप देख सकते हो फैकल्टी इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, और ये 1 है, तो आप रेफरेंसेस के अंदर भी उसको मेंशन करोगे कि 1 नंबर जो है वो फैकल्टी इवैल्यूएशन के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट कम्स हमारा राइटिंग स्टाइल इन द बॉडी। राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, फॉर्मल टोन होना चाहिए। थर्ड पर्सन में हमेशा हमें जो है पूरा बॉडी या बॉडी का कंटेंट लिखना है। आर्गूमेंट्स, एविडेंस वगैरह हम देना है। साइटेशन हमेशा करना है, किसी का भी काम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको साइट करना है। और हर एक सेक्शन जो है वो एक फ्लो मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग है, दूसरा सेक्शन बिल्कुल अलग है, दोनों के अंदर कोई मेल नहीं है, है ना। तो एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा बॉडी मटेरियल ख़त्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं एंड मटेरियल के बारे में। एंड मटेरियल क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ऐसा मटेरियल, बेसिकली ये लास्ट में आता है हमारे पूरे रिपोर्ट में या डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि डॉक्यूमेंटेशन और एडिशनल डिटेल्स जो है प्रोवाइड करता है किसी भी रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। इसमें दोस्तों हम साइटेशंस, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी की बात करेंगे। साइटेशन बेसिकली क्या होता है, साइटेशंस आर यूज्ड विद इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट बोरोड आइडियाज़। अगर हमने किसी का आइडिया बोरो किया है उसको हम साइट करते हैं टेक्स्ट के अंदर ही। जैसे आप देख सकते हो IEEE का न्यूमेरिकल सिस्टम होता है 1 2 करके, और उस बेसिकली 1 2 जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए रेफरेंस सेक्शन के अंदर। रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास जो रेफरेंस है वो क्या है, लिस्ट है, जिसमें हम सारे पब्लिकेशन डिटेल्स देते हैं, सारे सोर्सेज की, जहाँ से भी हमने आइडिया या फिर किसी भी डिटेल्स को हमने यूज़ किया है। तो IEEE का रेफरेंस फॉर्मेट कैसे होता है, सबसे पहला ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 1, जो भी आपने टैग दिया है वहाँ पे, तो 1 नंबर होगा यहाँ पे, 2 3 4 जैसे भी हो सकता है। ऑथर का इनिशियल नाम, फिर सरनेम, टाइटल ऑफ द पेपर, जो जिस पेपर को आपने यूज़ करा है अपने पेपर के अंदर या फिर रिपोर्ट के अंदर, फिर जर्नल का नाम, वॉल्यूम नंबर, PP, मंथ, ईयर, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे होता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, JS आर्मस्ट्रॉन्ग आज स्टूडेंट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजफुल, तो ये हमारा टाइटल ऑफ द पेपर हो गया। फिर जर्नल का नाम अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हो गया, वॉल्यूम 53, नंबर P11, PP हमारे पास 1 2 2 3 ऐसे करके हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। गाइडलाइन क्या होना चाहिए रेफरेंसेस का, रेफरेंसेस हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बीच से स्टार्ट कर रहे हो। हैंगिंग इंडेंट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ साइटेशन जो है आप मेंटेन करोगे। अगर आपने 1 2 3 स्टार्ट किया है तो जो भी आपने 1 दिया है वो वाले पेपर को आपको 1 साइट करना है यहाँ पे भी न्यूमेरिकली, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी बेसिकली और रेफरेंसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बिब्लियोग्राफी वो मटेरियल्स हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपने कंसल्ट किया है, आपने यूज़ नहीं किया बट आपने उसको कंसल्ट किया, आपको कुछ जानने में, पढ़ने में आपने उसको यूज़ किया है, बट आपने उसको अपने रिपोर्ट में यूज़ नहीं किया, बट आपने उससे जानकारी हासिल की है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। ये जो है ब्रॉडर होता है रेफरेंसेस से, और लॉन्ग एकेडमिक या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स में हम बिब्लियोग्राफी बेसिकली बुक्स वगैरह में, जर्नल्स वगैरह में, वेबसाइट्स वगैरह में हम इसको इंक्लूड करते हैं। फिर फुट नोट आता है जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन देते हो, दैट इज़ बेसिकली ऑप्शनल, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट भी ऑप्शनल है बेसिकली। फिर से आप अपने कंट्रीब्यूशन या फिर आप अगर किसी
टीम के साथ काम कर रहे हो तो उनके सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप मेंशन करते हो। फिर ग्लॉसरी आता है जहाँ पे जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं या एब्रीविएशंस हैं जो आपने यूज़ किए हैं, टेक्निकल जार्गन्स वगैरह, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अपेंडिक्स। बेसिकली ये हमारा यहाँ पे आ गया हमारा साइटेशन, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी। अब आता है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली सपोर्टिंग मटेरियल होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो कि हमारे बॉडी में तो सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी मटेरियल को, बट वो इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि हम बॉडी में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक नया सेक्शन हम बनाते हैं, अपेंडिक्स सेक्शन, जिसमें हम सपोर्टिंग मटेरियल्स को डालते हैं। ये जो है रॉ डेटा, सर्वे क्वेश्चन, चार्ट्स, कैलकुलेशंस वगैरह को हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, जो कि एक फ्लो को मेंटेन करता है जिससे हम ओवरवेलम ना करें रीडर्स को कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो अपेंडिक्स जिसको जानना है वो लास्ट में जाके जान सकता है। उसके फॉर्मेटिंग रूल्स क्या है, हर एक अपेंडिक्स जो है एक नए पेज से स्टार्ट होगा, जैसे रेफरेंसेस में था। रेफरेंसेस के बाद जो है अपेंडिक्स होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जैसे जो टाइटल है अपेंडिक्स लिखा होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। अगर अपेंडिक्स ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा है तो अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, ऐसे करके। अगर आप अपेंडिक्स में टेबल्स या फिगर्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको नंबर करोगे अकॉर्डिंगली, जैसे टेबल A1, फिगर B1, ऐसे करके, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल फॉर्मेटिंग, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, दैट इज़ डिसिप्लिन, एक जो है रिफ्लेक्ट करता है कितने ज़्यादा आप जो है अपने काम को लेकर डिसिप्लिन हो। रीडेबिलिटी, बेसिकली जो भी रीडर है वो नेविगेट कर सकता है, ईजी टू रीड होता है और उसको एक अच्छा लगेगा पढ़ के कि हाँ भाई कुछ एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है, लॉजिकल वे है पढ़ने का। क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंट साइटेशन और रेफरेंसिंग जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करता है। एकेडमिक कंप्लायंस, दैट इज बेसिकली अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन या जर्नल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो तो वो आपके अलाइन करता है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टूड करने के लिए, बेसिकली क्विकली समझने के लिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को जो है रिपोर्ट राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे पेज नंबर जो है इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 के बाद 6 चालू कर दिया। अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ नहीं करना, सेम फॉन्ट टाइम्स रोमन यूज़ करना है और सेम साइज़ यूज़ करना है, 12 पॉइंटर और 14 पॉइंटर। इनकरेक्ट साइटेशन स्टाइल नहीं करना, हमें APA स्टाइल या IEEE स्टाइल को मिक्स नहीं करना, या तो IEEE स्टाइल यूज़ करो या तो APA स्टाइल यूज़ करो। मिसिंग फिगर्स और टेबल टाइटल्स, ऐसा नहीं कि फिगर्स आपने डाल रहे हैं भाई उसमें आपने उसका कैप्शन नहीं दिया या फिर आपने उसको टेबल आपने डाला है उसका टाइटल नहीं दिया है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ दिस इज़ बेसिकली जो भी मैंने आपको समझाया, दैट इज़ अ क्विक रीकैप ऑफ दैट कंप्लीशन रिवीजन टेबल। अगर आप जल्दी से पढ़ना चाहते हो, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फ्रंट मटेरियल आता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें, फॉर्मेट उसका क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट क्या क्या करता है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर्मेट डिवाइसेज जैसे मैंने आपको बताया, हेडिंग्स, पेजिनेशन, मार्जिन, स्पेसिंग, टेबल्स, फिगर टेक्स्ट साइटेशन वगैरह वगैरह। फिर एंड मटेरियल में साइटेशन, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, फुट नोट्स बता दिया आपको। फिर अपेंडिक्स क्या होता है, एंड देन IEEE रेफरेंसिंग स्टाइल जो कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी की, रेफरेंसेस में जो भी हमने यूज़ किया है, साइट किया है, उसको साइट करते हैं, और बिब्लियोग्राफी जो भी हमने सोर्सेज को कंसल्ट किया है वो सारी चीज़ों को हमने जो है मेंशन करते हैं, ठीक है। लास्टली मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए डाल रखा है, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो आप एक बार गो थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, है ना। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो आप एक बार गो थ्रू करके यहाँ पे पढ़ सकते हो इन सारी चीज़ों को, और ये सारे नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो एंड टॉपिक दैट इज़ फॉर्मल फॉर्मेटिंग, अरेंजमेंट ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने व्हाट इज़ फॉर्मल फॉर्मेटिंग, रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे फ्रंट मटेरियल, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट एंड एंड मटेरियल क्या होता है वो हमने देखा, एंड जाना कि क्या कैसे वर्क करती है, व्हाट आर द फॉर्मेट, व्हाट आर द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द लॉजिकल फ्लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस प्लीज़ हिट द लाइक बटन राइट अवे, है ना। अपने दोस्तों के साथ जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर परेशान है और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद देम, जिससे उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, और आपका तो हो ही रहा है, मुझे पता है ये चीज़, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक कर दो अभी, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिससे आपको नोट्स वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो हम मिलेंगे इसके पार्ट 4 में ऑफ दिस टेक्निकल राइटिंग, जिसमें हम पूरे टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो था हमारा 3 वीडियो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पार्ट 1 2 3, पार्ट 4 में हम पूरा टेक्निकल राइटिंग को फिनिश कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्निकल राइटिंग पार्ट 4 वीडियो के बारे में, जिसमें हम लास्ट जो है कुछ फ्यू टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम टेक्निकल राइटिंग के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे चीज़ों को टेक्निकल राइटिंग के अंदर देख लिया है, जैसे फॉर्मल फॉर्मेटिंग, टाइप्स ऑफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, अलग अलग चीज़ें हमने देखी हैं। और आज पार्ट 4 में हम टेक्निकल राइटिंग की समाप्ति करेंगे, जहाँ पे हम पूरे टेक्निकल राइटिंग के एप्लीकेशंस को देखेंगे पार्ट 4 के अंदर। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे ये सारे जो नोट्स, डिजिटल नोट्स वगैरह हैं, उसकी पीडीएफ मैं अपलोड करता रहता हूं और आगे अपडेट्स वगैरह भी देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ मेमो, है ना। तो आज की वीडियो में हम टेक्निकल राइटिंग की कुछ एप्लीकेशंस, कहाँ पे हम टेक्निकल राइटिंग को यूज़ करते हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है मेमो। क्या होता है मेमो या फिर मेमोरेंडम? इज़ अ शॉर्ट रिटन मैसेज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। कुछ किस लिए, पर्पस क्या है देने का? एक शॉर्ट रिटन मैसेज है मेमो, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है फॉर इन्फॉर्मिंग देम, या फिर कोई एक एक्शन को रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ डिसीजंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ये जो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर होता है, फोकस्ड होता है और फॉर्मेटेड होता है, फिक्स्ड फॉर्मेट होता है इसका। कुछ पर्पसेस, बेसिकली क्यों हम मेमो लिखते हैं? सबसे पहले कोई अगर पॉलिसी हमें अनाउंस करना हो, कोई प्रोसीजरल चेंजेस हो उसको अनाउंस करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन या एक्शन लेने का रिक्वेस्ट करना हो टीम से या फिर इंडिविजुअल से, मीटिंग्स, एजेंडा, समरीज लिखना हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ों में एक स्टेटस अपडेट, कंसाइज स्टेटस अपडेट देना हो, उन सब चीज़ों में हमें जो है मेमो की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेमो स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले टू, बेसिकली जिसको आप भेज रहे हो मेमो, उसके लिए दैट इज़ उनका फुल नाम, जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट, फिर फ्रॉम आपका नाम, आपका जॉब टाइटल और डिपार्टमेंट, फिर डेट, डे, मंथ, ईयर वाले फॉर्मेट में, फिर सब्जेक्ट दैट इज़ बेसिकली शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए 10 से 12 वर्ड्स के अंदर, फिर एग्जीक्यूटिव समरी, जहाँ पे आप पूरे मैसेज को बेसिकली समराइज़ करोगे एक से 2 सेंटेंस के अंदर कि किस बारे में है, क्या चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं। फिर इंट्रोडक्शन, बेसिकली पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर मेमो का, कि जैसे आई एम राइटिंग टू दिस, वाई इट मैटर्स, वगैरह वगैरह। फिर बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, किस बारे में, किस लिए आप ये लिख रहे हो, हिस्ट्री वगैरह, रीजंस क्या है इन सब मेमो का, वो सारी चीज़ें। फिर डिस्कशन एंड डिटेल, बुलेट पॉइंट्स में आपको इम्पैक्ट लिखना है, एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें लिख देनी है बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज वे में, सब हेडिंग्स के साथ। फिर एक्शन रिक्वायर्ड, क्या क्या एक्शंस आप लेना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबल कौन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें। फिर कॉन्टैक्ट एंड फॉलोअप, की किसको कांटेक्ट करें फर्दर, कोई अगर डाउट वगैरह हो तो। एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिखोगे, अगर कुछ फाइल्स या वीडियोज़ या एनीथिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ अगर आपके पास हैं इस पर्टिकुलर मेमो के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड, तो आप उसको अटैच करोगे। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट लॉन्च रीशेड्यूल टू 15 जून समथिंग डेट। ओके, एग्जीक्यूटिव समरी आपने दिया, लॉन्च डिलेड ड्यू टू सप्लाई चेन, ये बहुत ही 1-2 लाइन में पूरा बता दिया किस बारे में है। फिर एक्शंस रिक्वायर्ड, मार्केटिंग अपडेट्स, वेब पेजेस, कैंपेन, ये हमें चाहिए एक्शंस। प्रोडक्शन के लिए कन्फर्म मटेरियल डिलीवरी बाय 28 मई, है ना, लीड आर पटेल, ऐसा कुछ, ठीक है ना। टोन दोस्तों फैक्चुअल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आप लिख रहे हो। न्यूट्रल टोन होना चाहिए, थर्ड पर्सन में आप बात कर सकते हो, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, शॉर्ट रखना है, पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो या तो बुलेट पॉइंट यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों मेमो के बाद आता है इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल फॉर्मेट। फॉर्मल फॉर्मेट दोस्तों, अगर हमारे पास कोई सीनियर मैनेजमेंट या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है उसके लिए लिखा जाता है, और इनफॉर्मल जो है इंटरनल टीम्स या पीयर्स के लिए लिखा जाता है। फॉर्मल हम प्रोफेशनल टोन रखते हैं, बट इनफॉर्मल में हम कॉन्वर्जेशन टोन रखते हैं। और फॉर्मल में दोस्तों हम लेटर्स या रिपोर्ट्स में वगैरह वगैरह में यूज़ होता है, बट इनफॉर्मल हमारा ईमेल, इंस्टेंट अपडेट्स अगर देना है तो इनफॉर्मल हम बेसिकली डालते हैं। इनफॉर्मल फॉर्मेट जो है प्रपोजल, फिजिबिलिटी स्टडीज़, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। और जो इनफॉर्मल है वो हमारा क्विक इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए जो है यूज़ होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, ये क्या आता है? हमने देख लिया कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है, हमने देख लिया मेमोरेंडम क्या होता है। थर्ड चीज़ जो आती है दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। बेसिकली क्या होता है फिजिबिलिटी स्टडी? जब भी हम कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोज हम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट या आइडिया, तो वो कितना टेक्निकली और इकोनॉमिकली और ऑपरेशनली वायबल है, कितना ज़्यादा हम जो है भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है चलेगा, दैट इज़ कॉल्ड, उसके बारे में अगर एक डॉक्यूमेंट हमें लिखना है दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली जो की सेक्शंस फिजिबिलिटी स्टडी में लिखा होना चाहिए या फिर हमें इंक्लूड करना चाहिए, दैट इज़ सबसे पहला टाइटल पेज, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिखोगे, ऑथर लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे, डेट लिखोगे।
एग्जीक्यूटिव समरी में दोस्तों आप जितने भी फाइंडिंग्स या रिकमेंडेशंस हैं एक पेज के अंदर उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसको आप इंक्लूड करोगे। देन आता है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे। फिर कैसे जो है डेटा को आपने कलेक्ट किया, सर्वेज, इंटरव्यूज़ क्या क्या लगी, कॉस्ट मॉडल क्या क्या है, वो सारी चीज़ें जो है आप उसको इंक्लूड करोगे मेथोडोलॉजी के अंदर। फिर मार्केट क्या डिमांड करती है, कॉम्पिटिटर्स कौन है आपके प्रोजेक्ट आइडिया के, फिर यूज़र सेगमेंट कौन है, मार्केट साइज़ कितना है, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे, मेंशन करोगे मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर दोस्तों आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो है, क्या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स क्या है, टाइमलाइन, रिस्क क्या है, वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। और लास्ट में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के अंदर आप जो है डिटेल्ड कॉस्ट जो है आपके प्रोजेक्ट को बनाने में, कैपेक्स जिसे बोलते हैं, कितना लगने वाला है, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आपके क्या है, ब्रेक इवन पीरियड क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स कितना लगने वाला है, स्किल गैप क्या होने वाला है, मैनेजमेंट सिस्टम कितना जो है प्रोसेस करने वाला है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे। रिस्क असेसमेंट में बेसिकली क्या क्या आपके प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाइड रिस्क हो सकते हैं, टेक्निकल रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल, लीगल, एनीथिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे। फिर कंक्लूजन और रिकमेंडेशन के अंदर आप बेसिकली कंडीशनल डिसीजन कि अगर आपके ये सारी नीड्स फुलफिल हो रहे हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करिए ये प्रोजेक्ट को, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे तो रिजेक्ट करिए, वो सारी चीज़ों को रैशनली आप जो है अपने जो भी डिसीजन मेकर है उसके लिए प्रपोज करोगे। फिर अपेंडिक्स के अंदर आप सपोर्टिंग टेबल्स और रॉ डेटा को दिखोगे, जिससे एडिशनल डिटेल्स जो है, सपोर्टिंग डिटेल्स जो है वो उनके पास पहुंच पाए। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो भी डिसीजन बेसिकली इसका लेने वाला है फिजिबिलिटी स्टडी को पढ़ के कैसे लेने वाला है, आरओआई और फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखकर। एक्सेप्टेबल द रिस्क, कितना रिस्क है फिर भी हम एक्सेप्ट कर पाने की। जैसे आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पे, मान लो हमारे पास दो प्रोजेक्ट है ए और बी, उनके एक्स और वाई जो है कॉस्ट लग रहा है, बट एक्स वाले जो प्रोजेक्ट है जिसमें एक्स कॉस्ट लग रहा है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका ज़्यादा है, बट उसका रिस्क जो है मीडियम है, और जो वाई वाला कॉस्ट है उसका मीडियम बेनिफिट है और रिस्क भी लो है, तो उसका जो स्कोर आता है 8 और 7, रैंडम है बेसिकली। उस हिसाब से बेसिकली एक टेबल, सैम्पल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आप अपने फिजिबिलिटी स्टडी में दोगे, जिससे जो भी डिसीजन मेकर है उसके पास एक क्लियर पर्सपेक्टिव हो कि किस बेसिस पे मेरे को डिसीजन लेना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है इस पर्टिकुलर आइडिया को, ठीक है। फालतू का जो आइडिया बेसिकली डेटा है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना, अगर कोई फेक डेटा है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि डमी डेटा डाल दिया कि हाँ ये ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं। एक फुल फ्लेज्ड रिसर्च्ड बेसिकली डेटा हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों हमारे पास आता है रिकमेंडेशन रिपोर्ट। रिकमेंडेशन रिपोर्ट हमारे पास क्या होता है, थर्ड टाइप का हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन है किसका, टेक्निकल राइटिंग का, जिसमें हम एनालाइज करते, किसको बेसिकली क्यों यूज़ होता है, एनालाइज करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का ऑल्टरनेटिव जो है क्या हो सकता है और वो क्यों बेस्ट है, उनको रेकमेंड करना कि क्यों बेस्ट है। तो टिपिकल स्ट्रक्चर जो है रिकमेंडेशन रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें आप मेन रिकमेंडेशन आप बताओगे या समराइज़ करोगे क्या ये रिकमेंडेशन है मेरा। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली किस बारे में आप लिख रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या आप दे रहे हो, जैसे डिस्क्राइब हर एक चीज़ को कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ का ये ऑल्टरनेटिव है और ये इसीलिए फ़ायदेमंद है कि उसके एविडेंस के साथ कि हाँ भाई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सारी चीज़ें। फिर एनालिसिस, बेसिकली डेटा कंपैरिजन, ट्रेड ऑफ, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आप दिखाओगे जिससे लोगों को समझ आ सके, एनालिसिस कर पाए, वो डेटा विजुअलाइज कर पाए वो। फिर रेकमेंड करोगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा, कंक्लूजन और रेफरेंसेस आप दोगे, राइट। तो एविडेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अज्यूम कर रहे हो, है ना, फालतू की बातें नहीं लिखनी, प्योर फैक्ट और बेस्ड पॉइंट आपको देना है और एनालिसिस करके आपको जो है चीज़ों को लिखनी है। देन आता है बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल या टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, ये एक फॉर्मल ऑफर होता है किसी भी क्लाइंट को बताने के लिए, बेसिकली बताने के लिए या फिर एक क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है, राइट। एक पर्टिकुलर कॉस्ट और शेड्यूल के अंदर जब भी हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कैसे जो है आप किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दैट इज़ कॉल्ड हमारे पास प्रपोजल। अब टाइप्स ऑफ प्रपोजल हमारे पास सॉलिसिटेड प्रपोजल्स होते हैं, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स होते हैं, इंटरनल होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अगर कोई प्राइसिंग और लीगल टर्म से रिलेटेड कुछ अगर आप बेसिकली क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बिड्स होते हैं। अगर दोस्तों आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कर रहे हो जिसमें आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करोगे और फिर आप जो है किसी प्रपोजल का रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये प्रपोजल जो है फुलफिल होना चाहिए, तब सॉलिसिटेटेड प्रपोजल होता है। और अगर बेसिकली नए अपॉर्चुनिटी को जो है आप बेसिकली सजेस्ट कर रहे हो कि नया सोल्यूशन किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो अनसॉलिसिटेटेड प्रपोजल होता है। अगर आप बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोजेक्ट का
चेंजेस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कुछ सिस्टम में चेंजेस बेसिकली रेफ़र कर रहे हो या फिर सजेस्ट कर रहे हो, तो उसको हम इंटरनल प्रपोजल बोलते हैं। अब बेसिकली ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपको गो थ्रू कर लेना है, इसलिए मैंने आपके लिए डाल दिया है। इसमें एक कवर लेटर रहेगा, टाइटल पेज रहेगा, टेबल ऑफ कंटेंट जैसी चीज़ें हम देखते हुए आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप ये गो थ्रू कर सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। अब दोस्तों अब आता है जैसे प्रपोजल का कवर लेटर कैसे होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि वी आर प्लीज टू सबमिट दिस प्रपोजल ऑफ एक्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस विद अ सिमिलर प्रोजेक्ट, वी प्रपोज द ब्रीफ सोल्यूशन। आप दोगे नया, द प्रपोज बजट इज दिस एंड द प्रोजेक्ट विल कमेंस, मतलब खत्म कब तक होगा, डेट उसका दे देना, अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव डेट दे देना, वी लुक फॉरवर्ड टू डिस्कस दिस फर्दर, ऐसे करके, है ना। दिस इज द फॉर्मेट हाउ प्रपोजल आर इवैल्यूएटेड। RFP स्कोरिंग होता है, RF मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। यहाँ पे एक कॉमन क्राइटेरिया होता है जहाँ पे टेक्निकल मेरिट, पास्ट परफॉर्मेंस, कॉस्ट, शेड्यूल, देन फिजिबिलिटी, रिस्क वगैरह को हिसाब से देखकर हम जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल देखते हैं। देन आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट बेसिकली दोस्तों स्टेक होल्डर्स, कोई भी अगर किसी ने अपना पैसा लगाया है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसको बताने के लिए कि हमारा प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कितने हमने चैलेंजेस हमें मिल रही हैं, क्या क्या हमने अभी तक अकम्प्लिश कर लिया है, चैलेंजेस को फुलफिल किया है, वो सारी चीज़ों को लिख के बेसिकली जो रिपोर्ट बनता है उसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है। कब और क्यों बेसिकली कब और कैसे हम इसको करते हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को डेली भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो और एनुअल क्वार्टरली भी कर सकते हो। इसमें क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, प्रिपेयर्ड बाय डेट होना चाहिए, समरी होना चाहिए, कब तक वर्क जो है कंप्लीट हो रहा है, प्लान हमने किया था कब तक कितना फुलफिल हुआ, वो सारी चीज़ें, फिर की मैट्रिक्स हमने क्या यूज़ किया है, इशूज़ क्या आ रही हैं, क्या क्या हमें रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट बेसिकली इंक्लूड करना है, नेक्स्ट पीरियड का प्लान क्या है, फिर अपेंडिक्स वगैरह आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनालिटिकल रिपोर्ट्स। ये बेसिकली जब भी हम रॉ डेटा को कंक्लूजन्स या फिर रिकमेंडेशंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उस चीज़ पर काम कर सकें, उसको हम बेसिकली एनालिटिकल रिपोर्ट्स बोलते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिफाइन करते हैं, स्कोप डेटा को गैदर करते हैं, स्कोप बेसिकली क्या है, बाउंड्रीज ऑफ द एनालिसिस, कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं, टाइम फ्रेम वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देन रेकमेंड करते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, रॉ डेटा से चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज़ें मतलब उनका क्या है या फिर जैसे क्या वो मीन करती है, ठीक है। तो ये करके हमारे पास शॉर्ट एक की फाइंडिंग्स हम जब देते हैं रॉ डेटा से, तो उसको हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स बोलते हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड जॉब एप्लीकेशन लेटर, जिसे कवर लेटर भी बोलते हैं। तो कवर लेटर बेसिकली अपना पर्सनल पिच होता है, जब भी आप किसी कंपनी के मैनेजर को या फिर किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को फॉर जॉब आप अप्लाई करना चाहते हो, जिससे एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हो कि भाई इस पर्टिकुलर रोल के लिए मैं आपकी कंपनी में मैं क्यों फिट हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर बोलते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबसे पहले एक हेडर होना चाहिए जहाँ पे आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट, डेट, रेसिपेंट का नाम और एड्रेस वगैरह डालते हो। फिर ओपनिंग सैल्यूटेशन, अगर आप उन पर्सन को जानते हो तो उनका नाम या फिर सर और मैम करके लिख सकते हो। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ पे आपका हुक होगा, दैट इज़ बेसिकली आप अपना पोजीशन लिखोगे, है ना, कि किस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, कहाँ पे आपको ये जो है जॉब के रोल के बारे में पता चला, और एक क्यों आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल हो, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। देन आता है मिडिल पैराग्राफ, जिसमें आप एविडेंस दोगे कि क्यों इस सारी चीज़ों में या फिर जो जॉब रोल आपने अप्लाई किया उसके लिए आप फिट हो, क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है, वो सारी चीज़ें, और कैसे आपका ज्वाइन करना इस पर्टिकुलर जॉब रोल को इम्पैक्ट करेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसमें आप एक अपना फिट करोगे, कैसे आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट हो, फिर से एक लाइन के अंदर, और इंटरव्यू वगैरह रिक्वेस्ट करोगे, और प्रोवाइड द बेस्ट कॉन्टैक्ट टाइम आप अपना प्रोवाइड करोगे। फिर लास्टली साइनिंग ऑफ, दैट इज़ बेसिकली साइनिंग ऑफ मैसेज, दैट इज सिंसियरली, फुल नेम, अटैच रेज्यूमे, पोर्टफोलियो लिंक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली अगर किसी भी कैंडिडेट जो कि किसी कंपनी में काम करता है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, या फिर सूटेबल कैरेक्टर है, या फिर सूटेबल स्टूडेंट है, या फिर सूटेबल कैंडिडेट है, उसको अगर आप बेसिकली एक वाव करना चाहते हो कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी जिसके अंडर आपने काम किया है वो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, जिसे हम LOR भी बोलते हैं। दैट इज सबसे पहले बात तो कैंडिडेट के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली आप जॉब रोल में मैनेजर थे या फिर सीनियर पोस्ट में थे, जो भी। फिर लेंथ ऑफ एक्विंटेंस क्या है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स क्या थी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की। फिर स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट्स और कॉन्टैक्ट इन्वाइट आप करोगे, ठीक है। कीप इट ऑनेस्ट, ऐसा नहीं कि भाई मेरा भाई है तो मैं तारीफ़ करूंगा इसका, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बेसिकली अपने स्किल्स के हिसाब से, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के स्किल्स के हिसाब से आप जो है उसको जो है वाव करोगे, राइट। सो दिस इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फिर आता है मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस एंड मीटिंग्स। प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग्स में हमारे पास सबसे पहला चीज़ आता है
प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशंस। उसके लिए दोस्तों हमारे पास सबसे पहला चीज़ आता है प्लानिंग। कोई भी मीटिंग है या फिर प्रेजेंटेशन है, सबसे पहला चीज़ आता है प्लानिंग। प्लानिंग में दोस्तों हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, ऑडियंस को जानते हैं कि किसके लिए हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑडियंस जो है उनका नॉलेज लेवल टेक्निकल वो ज़्यादा ना हो तो हम टेक्निकल जार्गन्स का कम यूज़ करें। स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले आप इंट्रो दोगे किस बारे में आप जो है ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो, फिर बॉडी में आप बोलोगे, फिर कंक्लूजन जो भी आपने बोला वो कंक्लूड करोगे। स्लाइड अगर आप कर रहे हो, स्लाइड प्रैक्टिकल में अगर स्लाइड्स यूज़ कर रहे हो प्रेजेंटेशन में स्लाइड, तो उसके लिए हर एक आइडिया जो है एक एक स्लाइड में होना चाहिए। रीडेबल फॉन्ट और साइज़ यूज़ करना है, ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट भर दिया, बहुत कम और मिनिमल टेक्स्ट रखना है। ज़्यादा विजुअल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, डायग्राम्स का, जिससे जो है लोगों को अट्रैक्ट हो पाए, लोगों को समझ आ पाए। फिर डिलीवरी बेसिकली क्लियर वॉइस और मॉडरेट पेस रखना, ऐसा नहीं बहुत जल्दी बोल रहे हो, बहुत कम भी स्लो में नहीं बोलना। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ओपन पोस्चर रखना है। और अगर मान लो Q&A आता है तो Q&A में अगर कोई आप कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन को रिपीट करो, उसका आंसर डायरेक्टली दो। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप उनको फॉलो अप दो कि हाँ इस टाइम फ्रेम में मैं जो है आपको आंसर बेसिकली बताता हूँ, या फिर आई विल रिवर्ट बैक टू यू इन फ्यू डेज, टाइप ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट इज़ मीटिंग्स एंड मीटिंग्स मिनट। ठीक है, बेसिकली मीटिंग टाइप्स हमारे पास 3 टाइप की मीटिंग होती है। एक होता है बोर्ड मीटिंग जिसमें हम ऑफिशियल डिसीजंस लेते हैं, और ये जो है मिनट्स जो है लीगल रिकॉर्ड के लिए काम आता है। फिर आता है प्रोजेक्ट मीटिंग जिसमें हम टास्क ट्रैक करते हैं। ठीक है, एक आता है कम्युनिटी या फिर पब्लिक मीटिंग जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं प्रपोजल्स और पब्लिक इनपुट को। सबसे पहली बात तो प्री प्लानिंग, फिर आता है ड्यूरिंग द मीटिंग, और फिर आता है पोस्ट प्लानिंग। प्री प्लानिंग ऑफ द मीटिंग बेसिकली बिफोर द मीटिंग हम एक क्लियर एजेंडा फिक्स करते हैं किस बारे में ये मीटिंग है, और लेवल ऑफ डिटेल कितने लेवल में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो भी हम क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द मीटिंग दोस्तों हमारे पास 5-6 चीज़ें होती है। दैट इज़ बेसिकली अटेंडेंस की, प्रेजेंट एब्सेंट, स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड लोकेशन ऑफ द मीटिंग, कहाँ पे भी मीटिंग हो रहा है, एजेंडा आइटम, शॉर्ट समरी ऑफ द जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही है वो सारे का एक शॉर्ट समरी, डिसीजंस क्या क्या ली गई वो सारी हमारे पास हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्शन आइटम बेसिकली क्या हमने लिया, किस बारे में था, डेडलाइन क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने रेफ़र किया है तो वो सारी चीज़ों को हम अपेंडिक्स की तरह अटैच करेंगे। राइटिंग मिनट्स बेसिकली मीटिंग के बाद जब हम मिनट्स को राइट करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमें जो है मिनट्स को ड्राफ्ट करना होता है, जिससे हमारा मेमोरी फ्रेश है और सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर पाएँ। न्यूट्रल टोन रखना है, फैक्चुअल टोन रखना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपना मन से बोल रहे हैं, पर्सनल ओपिनियंस नहीं रखना। एग्जैक्ट वर्डिंग करना है, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं जो उन्होंने बोला है, और जो डिसीजंस ली गई हैं वो सारी चीज़ें को इंक्लूड करना है। और लास्ट में हम अप्रूवल लेते हैं जो भी चेयर है या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द जो भी टीम है, एंड उसको क्लाउड में स्टोर करके रखते हैं जिससे वो जो है लॉन्गर टाइम के लिए रहे। तो ये एक सैम्पल हमारा टेम्पलेट है, जैसे मीटिंग मिनट्स, प्रोजेक्ट का नाम, डेट, टाइम, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, लोकेशन, अटेंडेंस कितने आए थे, और कितने लोग थे उनका नाम, फिर एजेंडा क्या था मीटिंग का, एजेंडा 1, एजेंडा 2, ऐसे करके, फिर नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, प्रिपेयर्ड बाई किसने मिनट्स मीटिंग बनाया है, फिर अप्रूव्ड बाय द चेयर नेम और डेट के साथ, राइट। और स्टोर करेंगे दोस्तों क्लाउड में जिससे बैकअप मिलता रहे, एक हम जो है उसको बाद में भी एक्सेस कर पाएँ जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा हो, राइट। एंड बेसिकली ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का रिटेंशन पॉलिसी होता है, कब तक इनको चाहिए, 7 साल तक मान लो, तो 7 साल तक रखेंगे, फिर हम लोग डिलीट कर सकते हैं, राइट। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आता है जॉब एप्लीकेशन ओपनिंग पैराग्राफ। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो स्मॉल कुछ लाइंस हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आई एम स्किपिंग दैट। इतना इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया है। जॉब एप्लीकेशन ओपनिंग पैराग्राफ, जैसे आप देख सकते हो जॉब एप्लीकेशन में कैसे बोलना होता है, ये लिखना होता है। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। जॉब का टाइटल आप लिखोगे, कहाँ से आपको मिला, दैट इज़ एडवर्टाइज ऑन दिस पोर्टल विद अ बीटेक इन दिस फील्ड, देन 2 years का एक्सपीरियंस है, स्किल्स क्या है, आई हैव लेड दिस प्रोजेक्ट, उनका रिजल्ट इतना आया, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस कंपनीज टीम गोल्स, है ना, ऐसे करके आपको लिखना है। पूरे एप्लीकेशंस में जितने भी हमने रिपोर्टिंग देखी, बेसिकली क्या क्या फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। सबसे पहले अनक्लियर पर्पस पता नहीं होता कि रीडर को क्या पढ़ना है, वही पता नहीं होता, तो हम लिखेंगे कैसे। हैवी कंक्लूजन्स हम लिख देते हैं जो कि बेसिकली अजम्पशंस के बेसिस पे होता है, जो कि सही नहीं होता, हमें जस्टिफाई करना पड़ता है अपने कंक्लूजन्स को। ओवर लॉन्ग मेमोज, ज़्यादा बड़े बड़े लॉन्गर मेमोज नहीं लिखने। इंटरनल मेमोज जो है वो शॉर्ट और स्कैनेबल होना चाहिए। पुअर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है।
फिर मिसिंग एक्शन ओनर, एवरी एक्शन मस्ट बी हैव अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड डेडलाइन, कि जिसके अंडर आप लिख रहे होगे एक ऑर्गेनाइजेशन चेयर, उनका नाम लिखना है। और एग्जीक्यूटिव समरी, बेसिकली नो एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है लॉन्ग रिपोर्ट्स हम जो है ना लिखें। डिसीजन मेकर्स नीड अ समरी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो सारी चीज़ों को पढ़े। तो एक प्रॉपर क्रिस्प वे में, कंसाइज वे में, लॉजिकल स्ट्रक्चर वे में जब हम लिखते हैं तो हमारा रिपोर्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं IEEE साइटेशन, इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मेन क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को, पर्पस को, की एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। फिर टेक्निकल प्रपोजल क्या है, उसके टाइप, स्ट्रक्चर और परसुएसिव टेक्निक्स को एक्सप्लेन करो। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में। फिर मीटिंग ऑफ मिनट्स क्या होता है वो एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो। फिर डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग, राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम। फिर एक्सप्लेन द फॉर्मेट एंड की कंपोनेंट्स ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर विद एन एग्जाम्पल, राइट। तो ये पूरी चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पे समाप्त होती है। विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर टेक्निकल राइटिंग सब्जेक्ट, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, फिर फॉर्मल फॉर्मेटिंग, और आज हमने टेक्निकल राइटिंग के एप्लीकेशन जिसमें मेमो, रिपोर्ट राइटिंग, फिर हमने देखा कि जॉब एप्लीकेशन, मिनट्स मीटिंग, प्लानिंग, फिर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंटेशंस, अलग अलग चीज़ें हमने जो है आज की वीडियो में डिस्कस करा है, राइट। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के साथ हम टेक्निकल राइटिंग को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से 4 वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है प्लीज़ हिट द लाइक बटन राइट अवे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके, है ना। एग्ज़ाम्स में अच्छा करो, मेरा तो यही बस एक मन है कि आप कम से कम इससे कुछ भी हेल्प अगर आपके पास हो पा रही है तो आई एम मोर देन हैप्पी। प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, थोड़ा सपोर्ट करो। अगर कोई भी डाउट है, फीडबैक है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पोस्ट करिए। ठीक है, और हम जो है ऐसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो लाते रहेंगे। ठीक है, जितना मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि सारे सेमेस्टर जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं इंक्लूड करूँ। तो दैट्स ऑल, टेक्निकल राइटिंग यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे ऐसी एक नए सब्जेक्ट में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसका जो PDF है दोस्तों, जो पूरा नोट्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। हम मिलेंगे नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।